हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 कॉमर्स आईसी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, और आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ये है बिजनेस एनवायरनमेंट। सब्जेक्ट कौन सा है हमारा? कॉमर्स। बोर्ड कौन सा है? आईएससी बोर्ड। सब्जेक्ट है कॉमर्स, बोर्ड है आईएससी बोर्ड, और स्टैंडर्ड है हमारा क्लास 12। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी वीडियो मोड पे देख रहे हो आप लोग देख लो। अगर सीबीएसई या स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हो तो आप लोग ये वीडियो मत देखो। ठीक है, दिस लेक्चर इज ओनली फॉर आईसी स्टूडेंट्स क्लास 12 एंड द चैप्टर इज बिजनेस एनवायरनमेंट इन कॉमर्स सब्जेक्ट। तो सबसे पहले समझते हैं ये जो चैप्टर है, ये जो नोट्स अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये बेसिकली आपके जो मार्केट में टेक्स्ट बुक है एस चांद, जिसको हम लोग सीबी गुप्ता बोलते हैं, ये पब्लिशर का नाम है। ठीक है, एस चांद से रेफर करके बनाया गया है, और ऑथर कौन है? सीबी गुप्ता। आई थिंक चेक कर लो। ठीक है, तो आपके पास मार्केट में ये बुक मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में रेफर किए जाते हैं, तो यू विल नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम। तो ये जो नोट्स है, ये नोट्स के थ्रू से आप अपने टेक्स्ट बुक को रेफर कर सकते हो। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट, ये बोलना क्या चाह रहा है। यहाँ पर एक टर्म है एनवायरनमेंट। नाउ व्हाट डज इट मीन एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट का एकदम सिंपल मतलब होता है सराउंडिंग। हम लोग जिस जगह पे रहते हैं, जिस जगह पे हम लोग रिसाइड करते हैं, वहाँ आसपास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं हमारा एनवायरनमेंट। इसी तरह से बिजनेस जो एग्जिस्ट करता है ना, वो भी सोसाइटी का ही एक पार्ट है। तो बिजनेस भी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में वर्क करता है। बिजनेस के भी बहुत सारे ऐसे सराउंडिंग्स होती है जिसके वजह से बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस हो, किसी भी तरह का बिजनेस हो, छोटा या बड़ा या किसी भी नेचर का बिजनेस हो, एवरी सिंगल बिजनेस हैज टू वर्क इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। और ये एनवायरनमेंट्स के बहुत तरह के फैक्टर्स होते हैं जो उस बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। मैं धीरे धीरे करके यहाँ पर रीड भी करूंगा, जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं उसको क्या करूंगा? अंडरलाइन करूंगा, हाईलाइट करूंगा, और सेम जो मैं बोलूंगा आपको भी आपके टेक्स्ट बुक में क्या करना है? अंडरलाइन करना है। जो भी स्टूडेंट्स अभी वर्चुअली इस लेक्चर को देख रहे हो, आप लोगों को भी अपने साथ में टेक्स्ट बुक अपना लेकर बैठना है, और जिस तरीके से मैं मार्किंग करूंगा आपको भी पेंसिल से या पेन से आपको मार्क करते हुए चलना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। इट दिख रहा है ना? अच्छा, एक चीज मैं बता रहा हूं, जो मैं ब्लू पेन से अंडरलाइन करूंगा वो आपको नहीं मार्क करना है। जब मैं बोलूंगा मार्क करो तो आपको मार्क करना है। जैसे मैं जब रीड करूंगा ना, तो मैं यहाँ पर ईच एंड एवरी सिंगल लाइन जो मैं रीड करूंगा वो मैं मार्क करूंगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं कौन सा सेंटेंस पढ़ रहा हूँ। अब जैसे ये पूरे पेज में मैं कौन सा पार्ट रीड कर रहा हूँ, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, तो इसके लिए मैं यहाँ पर अंडरलाइन करूंगा, सो दैट यू कैन ट्रेस, तुम्हारा भी ट्रैक रहे कि मैं कौन सा पार्ट पढ़ रहा हूं। तो वो वाला पार्ट आपको मार्क नहीं करना है। जिस पार्ट को मार्क करना रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा, और मैं कलर कोडिंग कर दूंगा, सो दैट कि यू कैन डिफरेंशिएट। ठीक है, तो अभी जो मैं ब्लू पेन से कर रहा हूं, यू डोंट हैव टू मार्क। तो क्या बोल रहे हैं देखो, एवरी बिजनेस एंटरप्राइज इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। इट एग्जिस्ट एंड ऑपरेट्स इन एसोसिएशन विथ वेरियस ग्रुप्स इन सोसाइटी सच एज कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज, ट्रेड यूनियंस, मीडिया एंड सो ऑन। कोई भी बिजनेस किसी न किसी सोसाइटी में ही ऑपरेट करता है, सोसाइटी को ही सर्व करता है। बिजनेस के लिए जो भी अपने को चीजें चाहिए वो सोसाइटी से मिलती है, और हम लोग जो आउटपुट बनाते हैं वो भी हम लोग सोसाइटी को ही प्रोवाइड करते हैं। घूम फिर के बिजनेस जब एक सोसाइटी का पार्ट है, बिजनेस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सोसाइटी। इन दैट केस बिजनेस हैज टू डील विद सो मेनी थिंग्स, जैसे कि बिजनेस को अपने कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, अपने लेंडर्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ, कॉम्पिटिटर के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेगुलर इंटरेक्ट करना पड़ता है ना, ये सारी चीजें। तो इसीलिए क्या लिखा है देखो, इट एग्जिस्ट एंड ऑपरेट्स इन एसोसिएशन विथ वेरियस ग्रुप्स। बहुत सारे ग्रुप के साथ इनका ये होता है, क्या बोलते हैं? एसोसिएशन होता है। जैसे कि कस्टमर हो सकते हैं, सप्लायर है, कॉम्पिटिटर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट्स, ट्रेड यूनियंस, मीडिया, ये सारी चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये हर एक बिजनेस को इंपैक्ट भी करती है। हर एक बिजनेस इनके साथ इंटरैक्ट भी करती है। इंटरैक्ट करती है मतलब आपको इनके साथ कनेक्शन बिल्ड करके रखना पड़ता है, कुछ ना कुछ काम आपको इनके साथ होता रहता है। ऑल these groups influence the functioning of the business in one way or the other. They constitute the environment of the business.
ये सारे के सारे जो भी ग्रुप्स हैं ये बिजनेस के फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। देखो ये यहां पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल दीज ग्रुप्स इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। यानी ये ऐसा नहीं है कि ये सारे चीज है और बिजनेस आइसोलेशन में एक्टिविटी कर रहा है। नो बिजनेस कैन वर्क इन आइसोलेशन। कोई भी बिजनेस किसी भी चीज का हो, उन्हें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन सारे ग्रुप्स के साथ इंटरेक्ट करना है और इनका इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। ऑल दिस ग्रुप्स इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस इन वन वे और द अदर। किसी ना किसी तरीके से बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है। दे कॉन्स्टिट्यूट एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। एग्जाम्पल जैसे गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी चेंज कर देती है तो क्या इससे बिजनेस में इंपैक्ट पड़ता है? सोच के बताओ। यस, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी होती है, टैक्सेशन पॉलिसी हो सकती है, लेबर लॉ की पॉलिसी हो सकती है, सेबी का कोई रेगुलेशन हो सकता है, कंपनीज एक्ट का कोई रेगुलेशन हो सकता है। बहुत तरह के हमारे कॉर्पोरेट लॉज होते हैं जो बिजनेस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्न करते हैं। तो अगर इस तरह से किसी भी लॉ के अंदर कोई चेंज आता है तो ये चेंज बिजनेस एंटरप्राइज पे, उसके एक्टिविटीज पे भी असर डालता है। पॉजिटिवली भी हो सकता है इसका असर या नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है, ठीक है। इट कैन इंपैक्ट पॉजिटिवली और नेगेटिवली, बट उसका इंपैक्ट पड़ेगा। अब जैसे टैक्स का रेट बढ़ गया या घट गया, जीएसटी का कोई पर्टिकुलर रेट है, उसमें इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे पहले जीएसटी नहीं लगता था, सपोज अब उस पर जीएसटी लगने लग गया। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें पहले जीएसटी लगता था पर अभी गवर्नमेंट ने वेव कर दिया। इन एनी वे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी जब चेंज होती है तो इसका असर बिजनेस पे भी पड़ता है। कुछ बिजनेस के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, कुछ के ऊपर नेगेटिव। इसी तरीके से जो बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। देखो यहाँ पर एक दूसरा जो ग्रुप है वो क्या है? बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पहले मैंने एग्जांपल दिया किसका? गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट। फिर अब मैं बात कर रहा हूं किसका? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब हो गया जो आपके मान लो कि बैंकर्स है या जो लेंडर्स है। अगर बैंक को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास रेगुलेटरी बॉडी है आरबीआई। अगर आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, रेपो रेट बढ़ा देती है, तो इसके वजह से बैंक का जो मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट होता है उसमें भी चेंज आ जाता है। बोरोइंग और लेंडिंग जो होती है वो चेंज हो जाती है। मार्केट में जो क्रेडिट क्रिएशन होता है, आप लोगों ने पढ़ा है, कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। ये बहुत सारी चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट करती है। तो सोसाइटी में कितना मनी का फ्लो होगा, अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, उसमें ये सारी चीजें आएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमी में कितना मनी का फ्लो होगा, कितना लेंडिंग देना है, मतलब कितना क्रेडिट क्रिएशन करना है, ये सारी चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड होती है आरबीआई के थ्रू। आरबीआई के पास अपना मैकेनिज्म है, वर्किंग मैकेनिज्म है, उसके थ्रू वो इंटरेस्ट रेट और कई तरह के पॉलिसीज में चेंज करती रहती है ना। एसएलआर, ये सारे तुम लोग पढ़े होंगे। फिर सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये सारी चीजें जैसे बदलती है, कहीं ना कहीं बिजनेस के ऊपर भी इसका इंपैक्ट पड़ता है। इसी तरीके से आपके कॉम्पिटिटर्स कैसे रिएक्ट करते हैं, इसका भी असर पड़ेगा आपके बिजनेस पे। आप लोग बोलोगे सर कॉम्पिटिटर का रिएक्ट करने से मेरे बिजनेस में कैसे असर पड़ेगा? यस, पड़ेगा। कभी आप लोगों ने ये चीज नोटिस किया कि कोई क्लोज कॉम्पिटिटर कंपनी है और एक कंपनी जब कुछ बदलाव करती है तो उसको फॉलो करके उसके कॉम्पिटिटर में भी बदलाव होता है। बेस्ट एग्जांपल टेलीकॉम में मान लो अभी इंडिया के अंदर में बिग प्लेयर्स कौन कौन है? जियो है, एयरटेल है, वोडा। तो अगर इन तीनों बिग प्लेयर्स में से कोई एक भी अपनी पॉलिसी में कोई चेंज करती है, जैसे मान लो कि जियो ने अपना जो कॉल रेट है या जो टैरिफ है उसको इंक्रीज कर दिया, अपना चार्जेस बढ़ा दिया रिचार्ज का, तो अगर उसने बढ़ाया है तो देखना कुछ दिन के अंदर फटाफट से एयरटेल और वोडा का भी चार्जेस इंक्रीज होगा। किसी एक ने डिस्काउंट कर दिया या कोई ऑफर निकाला, सिमिलर काइंड ऑफ ऑफर, सिमिलर टाइप ऑफ डिस्काउंट, दूसरे कंपनी भी फटाफट से क्या करेंगे? लॉन्च कर देंगे, क्योंकि मार्केट इतना हाईली कॉम्पिटिटिव है। तो इन सभी को पता है कि अगर मैं नहीं करूंगा, मेरे कॉम्पिटिटर कोई ऐसा चीज कर रहे हैं जो मैं नहीं करूंगा, तो क्या होगा? इससे मैं पीछे रह जाऊंगा, मेरे बहुत सारे जो यूजर्स या सब्सक्राइबर है वो मेरे कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे। तो घूम फिर के बोलने का मतलब ये है कि हम लोग जब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में ऐसा नहीं है कि हमें परचेस करना है, सेल्स करना है, प्रोडक्शन करना है। हमें अपने एक्टिविटी के साथ साथ जिस एनवायरनमेंट में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, जिस जगह पे हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हमें हर एक चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। कस्टमर का क्या रोल है? यू हैव टू फुलफिल द नीड ऑफ द कस्टमर्स। कस्टमर क्या चाहता है? अभी हम लोग इकोनॉमिक्स में जब माइक्रो पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे वहां पर यूटिलिटी के बारे में। तो हम लोग जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें यूटिलिटी क्या है, हम लोग कस्टमर को क्या वैल्यू ऑफर कर रहे हैं,
कोई वैल्यू प्रोपोजिशन होना चाहिए, व्हाट यू आर ऑफरिंग टू द कस्टमर। अगर आपका प्रोडक्ट में कोई वैल्यू नहीं है, कोई यूटिलिटी नहीं है, कंज्यूमर का वांट ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो फिर आपका प्रोडक्ट मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएगा। आप लोगों ने शार्क टैंक पे एक प्रोडक्ट आया था जिसको बोलते हैं सिपलाइन, किसी ने वो देखा था क्या? देखे थे? शार्क टैंक कोई देखता है क्लास में? हाँ, वो तुम्हारे बारे में पता है? हाँ, सिपलाइन किसी को याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो देखना। शार्क टैंक काफी पॉपुलर है, सोनी टीवी पे आता था, अभी भी आई थिंक सोनी पे ही आता होगा। एक प्रोडक्ट है, जस्ट मैं यहां लिख दे रहा हूं, मे भी कभी याद आए तो देखना। सिपलाइन ये प्रोडक्ट का नाम है, इसका टैगलाइन है मास्क ऑफ ग्लास, ऐसा समथिंग मुझे जहां तक याद आ रहा है, ऐसा कुछ टैगलाइन है। देखना YouTube में सर्च करना, मिलेगा। तो मैं समझाना जो चाह रहा हूं वो तुमको समझ में आएगा। ये एक्चुअली में क्या है, एक ऐसा प्रोडक्ट इन्होंने बनाया था जिसके ऊपर जो भी शार्क्स थे, एक एंटरप्रेन्योर आया था अपने प्रोडक्ट को पिच करने के लिए, इन्वेस्टमेंट लेने के लिए। तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट के बारे में जब इन्फॉर्मेशन दिया, तुम लोग शार्क टैंक जानते हो ना क्या होता है, ये तो पता है ना। कोई इन्वेस्टर आता है अपने बिजनेस के, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है, और वहां पर सामने कुछ बैठे होते हैं इन्वेस्टर्स, जो बेसिकली अगर उनको आपके प्रोडक्ट या बिजनेस का आइडिया अच्छा लगता है तो वो आपको इन्वेस्टमेंट देते हैं, ठीक है, अगेंस्ट सम ओनरशिप इक्विटी। तो इस तरीके से एक प्रोडक्ट आया था सिपलाइन करके, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को पिच किया। तो वहां पर जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया, मजाक भी बना दिया। तो अब बात यह है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, उससे क्या वैल्यू मिल रहा है कस्टमर को, ये आपको देखना पड़ेगा। तो कस्टमर ऐसा नहीं है कि मतलब आप कुछ भी बना दोगे और आपके कस्टमर ले लेंगे, लॉन्ग टर्म में आपका बिजनेस चल जाएगा। एक छोटी छोटी चीज अगर आपके बिजनेस में आपने मजबूत कर दी तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता है। और अगर छोटी छोटी चीजों के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो छोटी छोटी चीजें आपको बिजनेस को डुबा भी सकती है। तो बिजनेस में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कस्टमर इज द किंग, ऐसा बोलते हैं हम लोग बिजनेस वर्ल्ड में, कस्टमर इज द किंग। यानी यू हैव टू सर्व कस्टमर। आपको कस्टमर के वांट, आप उसके नीड को समझना पड़ेगा, उसे क्या चाहिए, किस प्राइस पे चाहिए, वो आपको वैल्यू फॉर मनी देना पड़ेगा, यूटिलिटी कस्टमर को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो कस्टमर भी एक ऐसा पर्सन है जिसके वांट लगातार बदलते रहते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदलती रहती है, और आपको उनके वांट और टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से हमेशा अपने प्रोडक्ट को भी बदलना पड़ेगा। कोई एक सिंगल प्रोडक्ट आपने मार्केट में लॉन्च कर दिया एंड यू विल थिंक कि अब यही चलता रहेगा जिंदगी भर, ऐसा नहीं होता है। यू विल हैव टू कीप लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स और यू विल हैव टू कीप एडिंग न्यू फीचर्स इन योर प्रोडक्ट। तुम देखो आज मोबाइल फोन के मार्केट में कितना टफ कॉम्पिटिशन है, देखते हो। हर समय कुछ दिन में कुछ नया फीचर्स या कोई नया मॉडल आ रहा है। अब जैसे अगर मान लो सैमसंग है, वीवो है, ओप्पो है, या जो भी रेडमी, वन प्लस, ये जितने भी ब्रांड्स हैं सब आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही टफ कंपटीशन में है। ये लोग एक दूसरे को कम्पीट करते हैं। तो हर समय एक ब्रांड अगर मान लो कि 50 मेगापिक्सल कैमरा निकाला तो कुछ दिन के बाद पता चलेगा दूसरा ब्रांड 100 मेगापिक्सल निकाल दिया। किसी के पास एक फ्रंट कैमरा तो किसी ने 2 फ्रंट कैमरा निकाले। मतलब ऐसा कुछ ना कुछ चल रहा है, क्योंकि वो उनको पता है कि मेरे को कुछ बेटर देना है, कस्टमर को लगना चाहिए कि मेरे पास कुछ अलग मैं ऑफर कर रहा हूं। तो दुनिया भर की चीजें, तो आपको कस्टमर का नीड, कस्टमर का साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। सप्लायर्स के साथ आपको रेगुलर डील करना है। आपके बहुत सारे सप्लायर है, किनसे आपको सामान लेना है, नहीं लेना है, कौन सा सप्लायर आपको बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल सप्लाई कर रहा है, कौन सा सप्लायर आपको बेस्ट प्राइस ऑफर कर रहा है। ऐसा नहीं है रैंडमली कहीं से भी जाके खरीद लेंगे, नो। बिजनेस में जब आपके बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं तो आपको कौन से सप्लायर के साथ डील करना है, दिस इज अ वेरी वाइज डिसीजन। यू माइट हैव मेनी सप्लायर्स, तो तुमको सबसे कोटेशन लेना पड़ेगा, कौन सा सबसे रीजनेबल प्राइस पे मेरे को दे रहा है, प्लस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। ऐसा कोई सप्लायर है जो सस्ते में तो दे रहा है पर उसका क्वालिटी जो है वो लो ग्रेड है, तो आप लो ग्रेड का मटेरियल नहीं ले सकते, क्योंकि लो ग्रेड का अगर आप रॉ मटेरियल यूज करोगे सस्ते के चक्कर में तो आपका जो प्रोडक्ट क्वालिटी बनेगा, जो आउटपुट बनेगा, वो भी क्या हो जाएगा, वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो जाएगा। अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट खराब बनेगा, मार्केट में आप चला नहीं पाओगे। तो आपको सप्लायर्स को भी देखना है कि कौन सा सप्लायर है जो मेरे को सही क्वालिटी का रॉ मटेरियल अच्छे स्टैंडर्ड रीजनेबल प्राइस पे दे रहा है। प्लस ये भी देखना है कि मेरे को टाइमली डिलीवरी दे रहा है कि नहीं। कोई ऐसा सप्लायर है जो आपको सस्ते में तो माल दे रहा है
क्वालिटी भी उसका बढ़िया है, लेकिन आज ऑर्डर करते हैं तो 25 दिन के बाद माल देता है। समझ में आ रहा? क्योंकि उसके बहुत सारे कस्टमर्स हैं और उनके बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं, तो उनका पाइपलाइन में बहुत सारा ऑर्डर रहता है। तो आज अगर मैं किसी को अगर ऑर्डर दूंगा और 20-25 दिन के बाद मेरे को वो डिलीवरी देगा, तो इस बीच में अगर मेरा रॉ मटेरियल खत्म हो गया तो फैक्ट्री में तो मेरा प्रोडक्शन रुका रहेगा ना। तो यू हैव टू कंसीडर सो मेनी डिफरेंट फैक्टर्स while selecting a supplier. It's not a random thing. ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई आइसक्रीम खाना, चलो ये दुकान में नहीं मिला तो चलो वो दुकान में जाके खरीद लेते हैं। It's not like that. समझ में आ रहा है? कोई मूवी देखना, चलो यहाँ पर एक्रोपोलिस में टिकट फुल हो गया तो चलो क्वेस्ट में चले जाते हैं, वैसा नहीं है ये। आपको सप्लायर कौन सा सिलेक्ट करना है, आपको प्राइस भी देखना है, क्वालिटी भी देखना है, डिलीवरी टाइम भी देखना है। क्योंकि एक सप्लायर ऐसा है, मान लो जो आज आप ऑर्डर करते हो, आपको 2-3 दिन के अंदर सप्लाई आपको माल डिलीवर कर देता है। एक जो है वो 10-15 दिन का टाइम लेता है, 20 दिन का टाइम लेता है। तो आपको ये भी देखना है कि भाई मेरे को क्विक सप्लाई चाहिए, अर्जेंट, शॉर्ट टाइम पे। आज तुम देखो, एक चीज सोचो, आज जितने भी क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री, क्विक कॉमर्स क्या मालूम है क्या है? ई कॉमर्स का नेक्स्ट फॉर्म, अपग्रेडेड फॉर्म, क्विक कॉमर्स। 10 मिनट्स डिलीवरी ऐप, ब्लिंकिट, जेप्टो, ये सब जो चल रहा है मार्केट में, क्यों चल रहा है? क्या पहले नहीं था? क्या पहले भी इस तरह के कोई एप्लीकेशंस होते थे जहां पर डोमेस्टिक जो आइटम्स है वो सारे मिला करते थे? लेकिन आज के ट्रेंड में, मार्केट में इन लोगों ने क्या किया, बोला अरे आप परेशान मत हो, आप जितने समय में तैयार होकर अपने बगल के ग्रोसरी स्टोर पे जाओगे और वहां पर दुकानदार को जितने देर बोलोगे मेरे को ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, और दुकानदार भी 3-4 कस्टमर के बीच में घिरा है, और वो जब तक आपका सामान लिस्ट बनाकर निकालेगा, दूसरे कस्टमर से रिलीज होगा, उसके बाद आपका सामान निकालेगा, आपको जब तक देगा और आप जब तक लेकर घर आओगे, उससे पहले मेरा बंदा आप तक सामान पहुंचा देगा। 10 मिनट में डिलीवरी। ना आपको कहीं बाहर जाना है, ना कुछ करना है, ना लाइन में लगाना, ना वेट करना, कुछ नहीं करना। तुम देखो ये सारे जो चीजें हम लोग देख रहे हैं, यही तो है दुनिया। तो आपको देखना, आज मैक्सिमम घरों में ब्लिंकिट और ये सब चलने लग गया। जितनी भी हाउस होल्ड लेडीज है, फटाफट कुछ सामान चाहिए घर में, किचन में कुछ अचानक से कम पड़ गया या कुछ घट गया, खत्म हो गया कोई भी सामान, अरे घर पे कोई लाने के लिए नहीं है, अरे अब कौन जाएगा इतने दूर पे, फट सा क्या है, मोबाइल निकाला, ऐप से कुछ भी अपना जो भी ऑर्डर प्लेस करना किया, विद इन 10 मिनट्स, घर पे कोई गेस्ट है, कुछ भी है, विद इन 10 मिनट्स बातचीत करते रहो, सामान आ गया। तो ये जो कंफर्ट है, तभी तो सब लोग आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं, अभी एकदम ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स को लोग इतना ज्यादा अडॉप्ट कर चुके हैं, इतने कम टाइम पे। ये बहुत ज्यादा समय नहीं है, कुछ साल से ये सारी कंपनीज है, ये बहुत, आज से 5-7 साल पहले ये सब थोड़ी था। लेकिन अब कितना क्विकली ये इकोनॉमी को, इतना जल्दी ये लोग मार्केट को ग्रैब कर लिया। क्यों ग्रैब कर लिया? अगेन सर्विस, कस्टमर का साइकोलॉजी सबको समझना है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, यही बिजनेस एनवायरनमेंट है। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब वो सारी चीजें जो आपके बिजनेस को इंपैक्ट कर सकती है। आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग जब कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस का सक्सेस या बिजनेस का फेलियर बहुत सारे चीजों पे डिपेंड करता है। हम लोग जब देखते हैं कि ये बिजनेस का आईपीओ निकला, ओवर सब्सक्राइब हो गया, इसका शेयर का प्राइस बढ़ गया, इसका शेयर का प्राइस गिर गया, ये सारे न्यूज हम लोग सुनते हैं या यूट्यूब में शॉर्ट्स रील्स देखते हैं, ये सब अपने आप से नहीं होता है। कोई बिजनेस अगर सक्सेस हो रहा है, किसी का काफी अच्छा ग्रोथ हो रहा है, देयर मस्ट बी सम रीजन, उसके कुछ कारण है। कोई बिजनेस अगर डूब रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है, कोई बैंकरप्ट हो रहा है, उसके भी कारण है। हम लोग बहुत सारे देखते हैं, बायजूस, इसकी अपनी स्टोरी है, कुछ उसके पीछे भी कारण है। ऐसी कोई नहीं रातों रात जो कभी यूनिकॉर्न बन गया था और अचानक से आज एकदम से बैंकरप्सी के स्टेज पे है, इसके पीछे की स्टोरी है। तो जितने भी सक्सेस स्टोरीज हो या फेलियर स्टोरीज हो, उन सब से हम लोगों को सीखना चाहिए। कहीं ना कहीं बिजनेस एनवायरनमेंट ये सभी चीजों को मिलकर बनता है, और वो एंटरप्रेन्योर जो ये सारी चीजों को समझता है, उसे पता है बिजनेस कैसे चलाना है। बिजनेस में जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं, वो सभी को समझ के, सभी का ध्यान रख के जो बिजनेस चलाता है, उसका बिजनेस धीरे धीरे करके काफी अच्छे तरीके से ग्रो करता है। और जहां पर आपका ध्यान हटा, आपका बिजनेस कभी भी झटके में टूट सकता है। पुराने से पुराना बिजनेस भी कभी कभी एक झटके में खत्म हो जाता है। तो जब आप बिजनेस करते हो तो आपको समझना पड़ेगा कि वो बिजनेस चाहे कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी चीज का बिजनेस हो, आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि मेरे बिजनेस कौन से एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, मेरे बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या है, यानी कि मेरे बिजनेस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। आपके कस्टमर्स कौन है, उनको समझो, उनकी नीड समझो। आपके सप्लायर्स कौन है, उनको आइडेंटिफाई करो, किससे आपको सप्लाई लेना है। आपके कॉम्पिटिटर्स मार्केट में, आपके
सिमिलर प्रोडक्ट कौन कौन सप्लाई कर रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, उनकी पॉलिसीज क्या है, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट प्लान क्या है, सब पे ध्यान रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी पे ध्यान रखना पड़ेगा, बैंक क्या कर रहे हैं, बैंक में कोई नया पॉलिसी आया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, कुछ हो गया, मतलब ये सारी चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा। ये जितनी भी चीजें है ना, ये सब पे ध्यान रखना पड़ेगा। और यहां पर देखो एक और चीज, मीडिया महान, क्या इसके वजह से भी बिजनेस में इंपैक्ट पड़ता है? यस, पड़ता है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। मीडिया का मतलब होता है ना कि वो चैनल जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हो। आज मीडिया, आज के टाइम पे मीडिया काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, मतलब इतना पहले कभी नहीं था, 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल पहले इतना कभी भी नहीं था, आज जितना मीडिया स्ट्रांग है। आज के टाइम पे किसी भी पर्सन को हिट या फ्लॉप करने का दम रखता है मीडिया। जैसे फॉर एग्जांपल तुम सोचो बॉलीवुड इंडस्ट्री, बोले सर आप बॉलीवुड में कहां से आ गए? बॉलीवुड इज ऑल्सो बिजनेस। बिजनेस बॉलीवुड को, ये जो मूवी है ना, इसको हम लोग ई बिज बोलते हैं, मालूम है, सुने हो तुम लोग? तो बॉलीवुड जो है ना, ये भी एक तरह का बिजनेस है, इसको शोबिज बोलते हैं, सॉरी शोबिज बोलते हैं, ठीक है। तो बॉलीवुड जो हम लोग देखते हैं ये एक बिजनेस है, इसमें भी जो एक्टर्स हैं ये सारे उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है। आज के टाइम पे तुम देखोगे कुछ कुछ मूवीज का प्रमोशन ऐसा होता है ना कि मूवी 3 महीने बाद आने वाली है, उसका पहले से टीजर आ गया, ट्रेलर आ गया, शॉर्ट्स वायरल हो रहे हैं, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, यूट्यूबर्स है उसके सॉन्ग्स वायरल हो रहे हैं, सब लोग उसको इमिटेट करके ना, एक गाना निकला तो सभी लोग उसका शॉर्ट्स पे बना रहे हैं। इतना भयंकर होता ना, मतलब उसको ट्रेंडिंग कर दिया जाता है, और वो नेचुरली ट्रेंडिंग नहीं हो रहा, मतलब इतने ज्यादा उसको पेड प्रमोशन हो रहे हैं, उसके पीछे पीआर टीम लगी हुई है, इसको पीआर टीम बोलते हैं, पीआर प्रमोशन है, ठीक है। उसको जिस टाइम पे मूवी रिलीज होने वाली है उसके 2-3 महीने पहले पूरे मार्केट में सिर्फ उसी का गाना चल रहा है, उसी के सीन्स चल रहे हैं, उसी का डायलॉग चल रहा है, सब जगह वही दिख रहा है, ताकि बाय द टाइम मूवी का रिलीज डेट आए लोग के दिमाग में छप जाए कि ये मूवी तो देखना ही है, ये मूवी तो देखना ही है। और जब अचानक से कोई बड़ी बैनर की मूवी रिलीज होती है, मल्टीपल थिएटर में बहुत सारे स्क्रीन पे रिलीज होती है, तो उनका सक्सेस होना काफ़ी हद तक सर्टेन हो जाता है, अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पहले 2-3 दिन के अंदर हो जाता है। लेकिन वही अगर कोई लो बजट की मूवी है, कोई डायरेक्टर या जो एक्टर है वो कोई बहुत रिनाउंड कोई बड़े बैनर का नहीं है, भली मूवी अच्छी है, स्टोरी अच्छा है, कंटेंट काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन हो सकता है उसका प्रमोशन उतना नहीं मिला, मूवी उतना अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई। तो यहाँ पर देखो मीडिया का क्या रोल है। तो ये जितनी भी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना, बात कर रहे हैं, ये देखने के लिए तो ये 2-3 लाइन का एक टेक्स्ट है, लेकिन अगर ध्यान से समझेंगे ना तो ये एक सेंटेंस के अंदर बहुत सारी चीजें बताई जा रही है कि एक बिजनेस जिस एनवायरनमेंट में काम करता है उस एनवायरनमेंट को पहले समझो। आप सोचोगे कि बस कोई भी बिजनेस स्टार्ट करके बस अपना दिमाग लगाए बिजनेस अच्छे से करे, ऐसे नहीं होगा। आप जितने भी अच्छे से बिजनेस करो, लेकिन अगर आपको सपोर्ट करने वाला एनवायरनमेंट नहीं है ना, तो शायद आपका बिजनेस सक्सेस नहीं होगा। बिजनेस अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, एंटरप्रेन्योर अच्छा है, लेकिन एनवायरनमेंट अगर सपोर्ट नहीं कर रहा, आप एनवायरनमेंट को समझ नहीं पा रहे हो, गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, ये समझ लो एक तरीके का सपोर्ट सिस्टम है, एक सपोर्ट सिस्टम है। तुमको समझ में आ रहा है? देखो जैसे क्या होता है ना, एक अच्छा डॉक्टर भी पेशेंट का अच्छा ट्रीटमेंट तभी कर सकता है जब उसके पास एक प्रॉपर एनवायरनमेंट हो। एक डॉक्टर तो अच्छा है, वो ट्रीटमेंट कर सकता है, लेकिन उसके पास जो इक्विपमेंट चाहिए वो नहीं है, जो मशीन्स चाहिए वो नहीं है टेस्टिंग के लिए। बाकी आज तुम देखो एक बड़े से अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल या कहीं पर अगर तुम जाओगे तो वहाँ पर हर चीज़ की सहूलियत होती है, हर चीज़ों की सुविधा होती है, तो प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है। डॉक्टर को जो भी टेस्ट करना है, जो मेडिसिन चाहिए, सब कुछ वहाँ अवेलेबल है, तो वहाँ पर बेटर ट्रीटमेंट हो सकता है। तो वो सिर्फ डॉक्टर नहीं है जिसके वजह से पेशेंट का ट्रीटमेंट अच्छे से हो पा रहा है, डॉक्टर के साथ साथ वो सारी फैसिलिटी मिलजुल के अवेलेबल है जिसके वजह से पेशेंट का ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकता है। इसी तरीके से हर चीज के सक्सेस या फेलियर के पीछे एक क्या होता है, एक एनवायरनमेंट होता है। वो एनवायरनमेंट नहीं रहेगा ना, कभी कभी डिजर्विंग लोग भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि उनको वो एनवायरनमेंट नहीं मिला, और कभी कभी लेस डिजर्विंग लोग भी सक्सेसफुल हो जाते हैं क्योंकि उसको एनवायरनमेंट मिलता है। बिजनेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं तो बिजनेस एनवायरनमेंट में ये सारी चीजें आ जाते हैं, कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मीडिया, ट्रेड यूनियन, गवर्नमेंट, सब कुछ। और ये सारी चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस को इंपैक्ट करती है, उसके सक्सेस या फेलियर के पीछे रोल प्ले करती है। तो दिस इज बिजनेस एनवायरनमेंट। अब इसी चीजों को और भी ज्यादा एक्सप्लेन करके यहाँ कॉन्सेप्ट में बताया गया है। ये 2-3 लाइन इंट्रो था, इंट्रो में मैंने काफी कुछ बता दिया। अब यहां पर कुछ डेफिनेशंस दिए गए हैं
ठीक है, ये सारे डेफिनेशन ये महान लोगों ने दिए हैं, तो इसमें से जो भी आपको ठीक लगे कोई एक आप याद कर लो, ठीक है, कोई एक, क्योंकि यहां पर अगर बाई चांस आ गया डिफाइन करने के लिए तो आपको कोई एक ऑथर का आपको डेफिनेशन देना पड़ेगा। डेफिनेशन जब आप याद करते हैं ना तो उसमें आपको डिट्टो याद करना पड़ता है, एज इट इज, वर्ड टू वर्ड, ये अपने मन से आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो जब भी आप किसी चीज का डेफिनेशन लिखोगे ना, तो डेफिनेशन का मतलब होता है किसी क्या बोलते हैं, एमिनेंट पर्सनालिटी के द्वारा दिया गया कोई डेफिनेशन, ठीक है। तो जब ऐसा बोला जाए डिफाइन बिजनेस इन्वायरमेंट और व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस इन्वायरमेंट, ये एक्चुअली में दो अलग अलग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बहुत बच्चे लोग को एक ही जैसा लगता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अगर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस इन्वायरमेंट, तो आप बताओ व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस इन्वायरमेंट, आपको क्या लगता है बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है। लेकिन अगर बोला जा रहा है डिफाइन बिजनेस इन्वायरमेंट, तो आप मत डिफाइन करने बैठो, मतलब योर डेफिनेशन हैज नो वैल्यू, यू डोंट हैव टू डिफाइन। डिफाइन मतलब जिसने डिफाइन किया उसका डेफिनेशन बताओ, समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा आपको यहां पर करना है। अच्छा, यहां पर देखो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में स्टार्टिंग में कुछ चीजें लिखी हुई है, वही जो ऊपर बोला गया था वही चीजें यहां पर लिखी है। देखो मैं थोड़ा सा यहां पर अंडरलाइन कर रहा हूं। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेज lie outside a business enterprise but they may influence its functioning and performance। ठीक है, ये जो दो लाइन है ना, इसको आप अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला पार्ट आप अंडरलाइन कर लो, येलो कलर से मैं इसको क्या कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं। ये पर्टिकुलर पार्ट आप पेंसिल से हाईलाइट कर लो। अच्छा, ये अंडरलाइनिंग और हाईलाइटिंग आपको क्यों करने जरूरी है, क्योंकि अभी हम लोग चैप्टर को पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो मैं सारी चीजों को मोस्टली मैं रीड करा के मार्क कराऊंगा। लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे, घर पे सेल्फ स्टडी करोगे, रिवीजन करोगे, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दीज अंडरलाइंड पोर्शंस। इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि आप ईच एंड एवरी लाइन एंड ईच एंड एवरी पेज आप पूरा डिटेल में हर बार पढ़ोगे, समझ में आ रहा। और इस साल क्लास 12 में तो आपके पास टाइम और भी कम होंगे, तो आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। इसके लिए आपके लिए जरूरी क्या है, जो रिलेवेंट पार्ट है, जो रिलेवेंट पोर्शन है, बस आप उसी को रिवीजन करो, ताकि आपके दिमाग में जितना जरूरी है बस वो चीज आपके दिमाग में फिट हो जाए। और बाकी जो हेडिंग्स है ये सब समझ में आ रहा ना, तो इसीलिए ये अंडरलाइनिंग जरूरी है। तो हम लोग अभी पढ़ते समय जो मार्किंग कर लेंगे ना, यही मार्किंग अपने को बार बार पढ़ना है, एग्जाम के पहले, बोर्ड एग्जाम्स के पहले, हमेशा, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसको अंडरलाइन करो, ये तीनों में से कोई एक, एनीवन, जो तुम्हें ठीक लगे अपने चॉइस से कर लेना। आओ, द मेन फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे पहले जब भी देखो कोई क्वेश्चन जब हम लोग आंसर करते हैं ना, तो पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। बिफोर आंसरिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा तो आंसर कैसे करोगे। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फीचर्स का मतलब क्या होता है, फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, और कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कोई भी चीज कैसा है, कोई भी चीज कैसा है उसी को फीचर्स बोलते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट आखिर कैसा होता है, कैसा होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, यही है इसका फीचर्स। तो कैसा होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, तो देखो यहां पर बोला जा रहा है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। देखो यहां पर एक चीज बोला गया है, टोटलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटलिटी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट अबाउट अ सिंगल फैक्टर। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर नहीं है। बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स होते हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़े, और उन सारे फैक्टर्स का बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है अपने अपने तरीके से। कुछ फैक्टर्स पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रहे हैं, कुछ फैक्टर्स का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर जो इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सब कुछ मिला जुला के, इनका जो एग्रीगेट इफेक्ट है, जो अल्टीमेट टोटल इफेक्ट है, वो अलग होता है। तुमको समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से जो एग्रीगेट इंपैक्ट है ना, इसी को बोलते हैं टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट is aggregative in nature because it is the sum total of all factors and external to business enterprise। बोल रहा है, देखो इसको, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। business environment is aggregative in nature because it is the sum total of all factors। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब कोई सिंगल फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मान लो बिजनेस एनवायरनमेंट में फॉर एग्जांपल 10 फैक्टर्स हैं, तो वो 10 फैक्टर्स बिजनेस को इंपैक्ट डाल रहे हैं अपने अपने तरीके से। क्या जरूरी है कि सारे फैक्टर्स एक जैसा ही इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, कुछ का पॉजिटिव कुछ का नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, किसी का बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है, किसी का हल्का इंपैक्ट हो रहा है।
ऐसा भी हो सकता है। तो घुमा फिरा कर ये जितने भी फैक्टर्स हैं, इनका जो टोटल इंपैक्ट पड़ रहा है बिजनेस पे, जो ओवरऑल इंपैक्ट पड़ रहा है, यही एक्सटर्नल फैक्टर, यही तुम्हारा बिजनेस एनवायरनमेंट है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ये टोटालिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, टोटालिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस, जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस, इसका मतलब क्या है? कुछ फोर्सेस ना जनरल होते हैं। जनरल फोर्सेस का मतलब जो सारे बिजनेसेस के ऊपर इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं, और कुछ स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं जो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं। तो कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो मान के चलो कि जो सभी के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, किसी तरह का बिजनेस हो, कोई भी नेचर ऑफ बिजनेस हो, वो सभी पे वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे फोर्सेस हो सकते हैं जो सब पे इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं, पर कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तुमको समझ में आया? तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस। देखो, business environment includes both general and specific forces. General forces such as economic, social, political, legal and technological conditions indirectly influence all business enterprise, all business enterprise। यानी कि अगर इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होती है, जैसे मार्केट में हम लोग सुनते कभी रिसेशन आ गया, इकोनॉमिक डाउनफॉल हो रहा है, ऐसे सुनते हो ना तुम लोग कभी? तो अगर कोई रिसेशन आता है, इकोनॉमिक डाउनफॉल हो रहा है, या सोशल इंपैक्ट, जैसे कि सोसाइटी में कोई चेंज आ रहा है, कहीं पर सिविल वॉर चल रहा है, सिविल डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसी तरीके से पॉलिटिकल चेंजेस, गवर्नमेंट चेंज हो रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। इस तरह से कोई लीगल का मतलब होता है गवर्नमेंट ने कोई नया लॉ पास कर दिया या कोई पुराना लॉ को हटा दिया, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई या कोई टेक्नोलॉजी चली गई, तो ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है किनके ऊपर? सभी के ऊपर, हर तरह के बिजनेस के ऊपर। अब तुम सोचो अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास कर दिया, ठीक है, जैसे कि अभी रिसेंटली जीएसटी से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स आया था जिसका काफी मीम्स भी बना था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। तो अगर कोई ऐसा गवर्नमेंट ने टैक्स के रूल में कोई चेंज कर दिया, या आरबीआई ने बैंक का इंटरेस्ट रेट चेंज कर दिया, या कुछ भी इस तरीके का कोई भी ऐसा लॉ अगर आया नया, या कोई पुराना लॉ था जो हट गया, कोई ऐसा रूल चल रहा था वो हट गया, क्या इससे बिजनेस और सोसाइटी पे इंपैक्ट पड़ता है? यस, पड़ता है। बहुत सारे नए लॉ आते हैं, पुराने लॉ कभी कभी हटाए जाते हैं, इनका असर सभी पे पड़ता है। ये कोई बिजनेस स्पेसिफिक नहीं होता है, सभी पे असर पड़ता है, ठीक है। तो ये है वो जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस क्या है? बट स्पेसिफिक फोर्सेस such as investors, customers, competitors and suppliers influence individual enterprise directly। यानी कि जो इन्वेस्टर्स है उनका जो माइंडसेट है, इन्वेस्टर्स का जो अप्रोच है, आपके बिजनेस के जो कस्टमर्स है, जो कॉम्पिटिटर्स है, ये आपके बिजनेस को सिर्फ इंपैक्ट डालेंगे, वो पूरे इकोनॉमी को इंपैक्ट नहीं क्रिएट करेंगे। आपके जो कस्टमर्स है जरूरी नहीं है वो सारे बिजनेस के कस्टमर्स हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर है वो सभी के कॉम्पिटिटर है, जरूरी नहीं है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, या जो सप्लायर्स होते हैं, ये हर एक बिजनेस का अलग अलग होता है, हर एक इंडस्ट्री का अलग अलग होता है। तो आपके जो इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स होंगे, उनके वजह से आपके बिजनेस में इंपैक्ट क्रिएट होगा, किसी और के बिजनेस में नहीं क्रिएट होगा। तुमको समझ में आ रहा है? तो ये जो होते हैं, ये क्या होता है? ये एंटरप्राइज स्पेसिफिक, मतलब बिजनेस स्पेसिफिक होता है। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस। यानी इसके चेंज आने से क्या होगा? इसके चेंज आने से तुम्हारे बिजनेस में सिर्फ असर पड़ेगा, बाकी दूसरे बिजनेस में असर नहीं पड़ेगा, और जनरल फोर्सेस की वजह से सभी में असर पड़ेगा। समझ में आ रहा है? चलो, तो ये हो गया सेकंड फीचर। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का दो फीचर पढ़े हम लोग। एक क्या पढ़े? टोटालिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी दिस इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस। और दूसरा जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। जो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो फोर्सेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक जनरल, जो सभी बिजनेसेस पे, सभी चीजों के ऊपर इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, और स्पेसिफिक फोर्सेस जो किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री या स्पेसिफिक एंटरप्राइज पे सिर्फ इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। इंटररिलेटेडनेस। इंटररिलेटेडनेस का मतलब आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट आर क्लोजली इंटररिलेटेड। फॉर एग्जांपल, ग्रोइंग अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर हैज लेड टू इंक्रीज इन द डिमांड फॉर हेल्थ फूड एंड हेल्थ रिजॉर्ट्स। न्यू हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन टर्न आर चेंजिंग लाइफस्टाइल ऑफ पीपल। बोल रहा है कि
हम लोग कहीं ना कहीं अलग अलग बिजनेसेस में देखें तो एक इंटरकनेक्शन अपने को दिखेगा। ये जितने भी फैक्टर्स है ना, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो एक फैक्टर के वजह से कभी कभी दूसरे फैक्टर में भी चेंज आता है। जैसे यहां पर ये लोग हेल्थ सेक्टर का एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर मान लो हम लोग अवेयरनेस, हेल्थ, आपका जो हेल्थ है उसको लेकर अगर अवेयरनेस हम लोग फैलाते हैं, लोग अगर ज़्यादा जागरूक होते हैं कि मेरे को अपने हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वैसे भी कोविड के बाद पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं एक थॉट तो क्रिएट हुआ है कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, ठीक है। तो ये हेल्थ अवेयरनेस अगर इंक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ सेंटर ओपन होंगे, योगा सेंटर, जिम, ये सारा वैसे भी देखो अभी काफ़ी खुल रहा है ना, तो ये है। प्लस हेल्थ प्रोडक्ट बहुत सारे ये होंगे। तो यहाँ पर यही बोल रहा है, हेल्थ केयर हैज लेड टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ हेल्थ फूड। जैसे आजकल तुम देखो ऑर्गेनिक फूड मिलता है मार्केट में, तो ऑर्गेनिक फूड क्यों? क्योंकि इसमें केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह यूज नहीं है, सब एकदम ऑर्गेनिक तरीके से, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये सारी चीजें अभी ज्यादा क्यों लोग प्रेफर कर रहे हैं। खाने में भी तुम देखो कोई चीज होता है तो जैसे हर्बल प्रोडक्ट लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक माइंडसेट क्रिएट हुआ है। तो अगर हेल्थ के बारे में अगर हम लोग अवेयरनेस फैलाते हैं तो तुम सोचो इसका इम्पैक्ट कितने इंडस्ट्री में पड़ रहा है ना। हेल्थ केयर इंडस्ट्री यानी जो हेल्थ प्रोडक्ट बनाती है वो उनके बिजनेस में भी, प्लस जो हर्बल प्रोडक्ट बना रही है, जो कई तरह के जो जिम है या योगा क्लासेस है, ये सारे जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं, ये सब पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। प्लस इसके वजह से लोगों के लाइफस्टाइल में भी चेंज आ रहा है। अब लोग ज़्यादा फिट हैं तो कहीं ना कहीं उस तरीके से उनका लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहा है। चलो, कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स। Business environment is complex because it consists of several interrelated elements which keep on changing। अच्छा, यहां पर मैंने ये नहीं किया ना, एक मिनट को। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स है, मेरे ख्याल से इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो काटना है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटररिलेटेड, ठीक है। ये जो पार्ट है ये फटाफट से देख लेना है। देखो, अगर किसी भी चीज को अच्छे से समझ के रखोगे ना, तो जब ये मेन की पॉइंट्स या जो मेन सेंटेंसेस इसको जब रिवीजन करोगे ना, तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली दिमाग में तुमको याद आती चलेंगी। ये हमारा जो ब्रेन है ना, ये बहुत ही स्ट्रांग है, ये खुद ही फ्लैशबैक में सब ले लेगा। तो मेन कीवर्ड्स, हेडिंग जब याद रहेगा ना, तुमको खुद ही याद आएगा कि हाँ इससे रिलेटेड ये पढ़े थे। और रेगुलर रिवीजन करना जरूरी है, अदरवाइज हम लोग भूल जाएंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है देखो, कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स विच कीप्स ऑन चेंजिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे एलिमेंट्स है, कई सारे फैक्टर्स है, और ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो ऑब्वियस बात है, ये कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स नेचर का एनवायरनमेंट है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का नेचर कैसा है? कॉम्प्लेक्स। क्यों कॉम्प्लेक्स है बिजनेस एनवायरनमेंट? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं और ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के ऊपर इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। यानी एक फैक्टर चेंज होता है तो उसका असर दूसरे पे भी पड़ता है। समझ में आ रहा है? For example, it is difficult to know the impact of economic, social, political, technological and other forces on changes in demand for a product or service। ये क्या बोलना चाह रहा है? अगर किसी प्रोडक्ट का डिमांड चेंज हुआ, मार्केट में किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस का डिमांड चेंज हुआ, तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। प्रोडक्ट का डिमांड चेंज होने के पीछे इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, सोशल या पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, या इन सारे फैक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट भी हो सकता है। लेकिन ये चीज को एग्जैक्टली मेजर करके बताना कि प्रोडक्ट का डिमांड किस रीजन से चेंज हुआ या किस फैक्टर का कितना उस पे इन्फ्लुएंस है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। समझ में आ रहा है? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से दैट। समझ में आया? तो अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिमांड में चेंज आया तो इसमें मल्टीपल फैक्टर्स का इंपैक्ट हो सकता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एसेस कि कौन से फैक्टर का कितना इंपैक्ट है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? तो यही एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है। दिस इज द फोर्थ फैक्टर। इसके बाद यहां पर और क्या है? डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? विच कीप्स ऑन चेंजिंग टाइम टू टाइम। जो स्टैटिक नहीं है वही डायनेमिक है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट स्टैटिक, rather it keeps on changing. Entry of new competitors in the market, development of new technologies, shift in the preference of consumers are examples of environmental changes। यानी कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि ये हमेशा सेम रहता है। आज से 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता था
वो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं था। आज बिजनेस एनवायरनमेंट जितना कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आज के टाइम पे इतने सारी चीजें आ गई है, टेक्नोलॉजी इतना फास्ट चेंज हो रहा है, हर चीजें बहुत जल्दी बदल रही है। आज जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है वो 1 से 2 साल के अंदर ऑब्सोलीट होके लग रहा है कि ओल्ड डेटेड हो गया, फिर नया वर्जन आ गया, नया कुछ अपडेट आ गया, है कि नहीं? इतना ज्यादा फास्ट चेंज कभी नहीं था, इतने ज्यादा इंफॉर्मेशन और इतना सब कुछ जो आज के टाइम पे अवेलेबल है, इतना फास्ट जो बिजनेस का जो मॉडल आज है, ये पहले कभी नहीं था। जो चीज करने में आज से 50-100 साल पहले सालों लग जाते थे, आज वो 1-2 साल में पॉसिबल है। मिलीनियर, हम लोग बोलते हैं मिलीनियर मतलब पहले के टाइम पे आदमी को मिलीनियर होता था, बोलता रहे यार ही इज अ मिलीनियर। आज के टाइम पे कौन सा, यूएस में जाओ, हर बच्चा मिलीनियर है। तो आज के टाइम पे अब बिलीनियर का बात हो रहा है, कुछ टाइम के बाद ट्रिलियनियर का बात होगा। समझ में आ रहा है? रीजन क्या है कि अब समय ऐसा है ना, जो काम पहले करने में बहुत समय लगा करता था, अब वो बहुत कम टाइम पे हो पा रहा है। तुम खुद ही सोचो, आज से 100 साल पहले इमेजिन करो, अगर किसी आदमी को बिजनेस अलग अलग शहरों में करना है या अलग अलग कंट्री में करना है, उसे कितना मेहनत करना, उसे ट्रैवल करना पड़ता था, उसे लोगों से मिलना पड़ता था, उसे कॉन्टैक्ट्स या कनेक्शंस बिल्ड करना पड़ता था, अग्रीमेंट्स करना पड़ता था, और फिर ट्रांजैक्शंस के लिए कई तरह के डॉक्यूमेंट, फिजिकली सारी चीजें चलती थी, बाय पोस्ट से सब होती थी, दुनिया भर की चीजें। तो एक बिजनेस को मल्टीनेशनल लेवल पे लेके जाने के लिए सालों लग जाते थे। ग्लोबल लेवल पे लेके जाने के लिए तो जवानी से स्टार्ट किया हुआ जो बिजनेसमैन होता था, उसका बुढ़ापा आ जाता था, या तो कोई इंसान जो स्टार्ट किया उसका बेटा उसको और बढ़ा रहा, मतलब इतना 1 या 2 जनरेशन लग जाता था। आज के टाइम पे अगर कोई स्मार्ट बंदा है, नॉलेज है, तो आपके पास अगर पैसे नहीं भी है तो भी लोग पैसे लगाने के लिए रेडी है। बिजनेस अगर आपको आज मल्टीपल लोकेशंस पे करना है तो इंटरनेट है, बहुत सारे वेबसाइट्स है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है। कॉन्ट्रैक्ट करना है किसी के साथ, ई कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिग्नेचर ई डिजिटल सिग्नेचर होता है। किसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए फोन, इंटरनेट, वर्चुअल कॉल, ईमेल, सब कुछ अवेलेबल है। पेमेंट करना है तो नेट बैंकिंग, यूपीआई, सब कुछ अवेलेबल है। तो आज के टाइम पे तुम सोचो, जो बिजनेस का नेचर है वो कितना बदल गया, बिजनेस एनवायरनमेंट आज के टाइम पे कितना स्मूथ हो गया। आने वाले टाइम पे हम लोग देखेंगे बहुत सारे काम तो ऑटोमेशन से हो रहे हैं। आज जो हमें मैनुअली करना पड़ रहा है, हो सकता है आज से कुछ साल बाद वो भी ना करना पड़े, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो चीजें बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, बहुत सारी चीजें और एडवांस होती जा रही है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि हमेशा एक जैसा रहता है, ये बदलता रहता है, समय के साथ साथ चीजें बदलती रहती है। इसीलिए बोल रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट स्टैटिक, रादर इट कीप्स ऑन चेंजिंग। मार्केट में नए नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं। तुम देखो क्या लिखा है, एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट। अभी देखो, अभी तक इंडिया के मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक में कहीं ना कहीं डुओपॉली चलता था, यानी कि पेप्सी एंड कोका कोला। अभी मोटा भाई आ गए, कैंपा कोला अपना ले गए। अभी खैर मार्केट उतना ज्यादा ग्रैब नहीं किए हैं, पर इतना तो पक्का है, घुसेंगे तो मार्केट को वो इतना आसानी से छोड़ते नहीं है। अब देखो वो क्या प्लानिंग करते हैं, उनका खुद का अच्छा खासा नेटवर्क चैनल और सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, उनको टेंशन नहीं है, उनका खुद का अपना लॉजिस्टिक है, वेयर हाउस है, सब कुछ है। बट द पॉइंट इज कि कंज्यूमर का तो बेनिफिट होगा, है ना, कंज्यूमर का तो बेनिफिट होगा, क्योंकि कैंपा कोला इंडिया में काफी हिट ब्रांड रहा था एक टाइम पे। आप अपने पेरेंट्स से पूछना, आपको बताएंगे कैंपा कोला वाज अ हिट ब्रांड इन इंडिया, देयर वाज अ टाइम। फिर बीच में बंद हो गया था, इन्होंने वापस उस ब्रांड को फिर से लॉन्च किया है। प्लस काफी प्राइस कम रखा है कैंपा कोला। किसी ने कंज्यूम किया अभी तक कैंपा कोला, है ना? तो प्राइस भी काफी कम है। और इंडिया जो है ये प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो यहाँ के लोग हैं, जो ज्यादातर लोग हैं वो काफी हद तक वो लो मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर प्राइस इज अ वेरी क्रूशियल फैक्टर। तो यहाँ पर अगर प्राइस कम है और अगर टेस्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, तो यहाँ पर तो चीजें चलेंगी। हाँ, बस एक चीज अभी तक बहुत स्ट्रांग नहीं है, जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। ज्यादातर जगह पे आपको कैंपा कोला अभी तक नहीं मिलेगा, पर क्या पता मार्केट में जब आया है तो वो छाएगा भी, ये तो है। अब देखते हैं अगले 5-7 साल में क्या होता है। ठीक है, वो बात की बात है। बोलने का मतलब है नए कॉम्पिटिटर्स आते रहते हैं मार्केट में, आपको नहीं पता कि कब आपके मैदान में कौन कूद जाए। जियो आया तो देखो टेलीकॉम सेक्टर में कई सारी कंपनीज को नुकसान हो गया। डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नई नई चीजें आती रहती है टाइम के साथ साथ। जब कोई नया चीज आता है ना, तो पुराना चीज क्या हो जाता है, धीरे धीरे मार्केट से आउट हो जाता है।
जब सीडी और डीवीडी आया था तो ऑडियो कैसेट चला गया था। ऑडियो कैसेट तुम लोग में से किसी को याद है क्या? बचपन में एक रील होता था, इसमें है ना, ऐसे करके टेप लगा रहता था, ऐसे हम लोग उंगली घुमा घुमा के करते थे। हम लोग सभी वैसे खेलते थे, तुम लोग भी खेले तुम लोग। तो सबसे पहले पुराने ज़माने में ना एक रिकॉर्ड होता था, बड़ा सा ऐसा ना डिस्क जैसा, एक काला रंग का ऐसे बड़ा सा ऐसा गोल जैसा होता था, उसमें एक ऐसा ग्रामोफोन टाइप का एक भोपू जैसा लगा रहता था। पुराने ज़माने पिक्चर वगैरह में दिखाता है, वो सबसे पुराना म्यूजिक सिस्टम था। उस पर एक ऐसा नीडल जैसा रहता था, टच करने से वो बजता था। तो वो तो खैर काफ़ी पुराना टाइम का होगा, वो शायद तुम लोग वो चीज़ नहीं एक्सपीरियंस किए होगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके चीज़ें बदली, फिर ऑडियो कैसेट आया तो वो चला काफ़ी टाइम तक। फिर उसके बाद सीडी वगैरह आ गया तो सीडी प्लेयर डीवीडी प्लेयर का ज़माना आया, वो गया। उसके बाद फिर पेन ड्राइव आ गया तो सीडी डीवीडी गया, सब लोग पेन ड्राइव से। अब तो इंटरनेट और इतने सारे ऐप्स से आप कौन ही सीडी डीवीडी में गाना सुनता है, किसके घर पे अब सीडी प्लेयर चलता है। और अब पेन ड्राइव का भी ज़माना जा रहा है, अब और भी कई सारी चीज़ें आ रही है, अब तो ऐप्स है, सब कुछ है। तो अब तुम देखो ना, समय के साथ साथ चीज़ें बदल रही है, हर चीज़ अब चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो टेक्नोलॉजी में चेंज, शिफ्ट इन प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर के चॉइस में भी बदलाव होती रहती है, प्रेफरेंस भी बदलती रहती है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बिजनेस एनवायरनमेंट का ही तो पार्ट है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक डायनेमिक है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कोई चीज़ पहले से तय नहीं है, यू डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट मोमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में इतनी सारे फैक्टर्स हैं और किस में क्या बदलाव आएगा, किस तरह की चीज़ें बदलेगी, कैसे, आप पहले से नहीं पता। ये क्या है? ये अनसर्टेन है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट, एक मिनट, business environment is largely uncertain because it is very difficult to predict future events, particularly changes in technology and fashion which occurs fast and frequently। तो यहां पर ये चीज को बस लिख लो, फ्यूचर इवेंट्स, ठीक है। अब तुम लोग भी देख रहे हो आए दिन नए नए एआई टूल्स आ रहे हैं। अभी हाँ, तो अभी क्या है कि एलॉन मस्क ने भी एक नया एआई यूज़ कर दिया है, अभी काफ़ी चर्चा में, यूट्यूब में नेट वगैरह पे सर्च करना पता चलेगा। तो अभी क्या हो रहा है ना कि ज़माना इतना बदल रहा है, नई नई चीज़ें आ रही है, टेक्नोलॉजी भी काफ़ी फास्ट रैपिड पेस से चेंज हो रही है। तो कोई पहले से नहीं पता कर सकता कि आने वाले समय में अब क्या क्या बदलने वाला है। टेक्नोलॉजी में बहुत सारे रोबोटिक्स आ रहे हैं, बहुत सारे ऑटोमेशंस आ रहे हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? एक बहुत ही अनसर्टेन फैक्टर बन चुका है। मतलब क्या चीज़ कैसे बदलेगी, क्या कैसे रिएक्ट होगा, किसका किस बिजनेस पे पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट होगा, पहले से समझना बहुत ही मुश्किल है। एटलीस्ट आपको 6 पॉइंट तो पढ़ने चाहिए। इसके अलावा और भी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, मैं इसमें से ज़्यादा नहीं, लेकिन 1-2 पॉइंट मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, ठीक है। जैसे नीचे देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है डाइवर्सिटी और एक नॉन कंट्रोलेबल। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि काफ़ी एरियाज में, काफ़ी सेक्टर्स में, काफ़ी फील्ड में इसका इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब जो बिजनेस एनवायरनमेंट है किसी पर्टिकुलर सेक्टर या इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता, किसी एंटरप्राइज से बिलोंग नहीं करता, काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। डाइवर्सिफाइड मतलब इट हैज़ इट्स ओन क्या बोलते हैं, इट हैज़ इट ओन इम्पैक्ट इन ऑल द एरियाज, ठीक है। तो डाइवर्सिफाइड है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज मल्टीफेस्टेड और डाइवर्स इन नेचर। हर जगह पे ये फैला हुआ, डाइवर्सिफाइड है, ठीक है। और नॉन कंट्रोलेबल, ऑब्वियसली इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। द फैक्टर्स एंड फोर्सेस दैट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस एनवायरनमेंट आर लार्जली बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अ सिंगल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किसी सिंगल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बाहर का ये सारी बातें हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर हम लोग कंट्रोल कर लेते तब कितना अच्छा होता। हम लोग अपने बिजनेस के हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से फेवरेबल चेंजेस कर देते जो हमारे बिजनेस को फायदा पहुंचाए, हमारे बिजनेस को ग्रो करा दे। अगर हमारे कंट्रोल में होता तो हर बिजनेसमैन वही करना चाहता, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। मार्केट में क्या चीज़ें बदलेगी, किसका क्या चेंज होगा, उस चेंज का हमारे बिजनेस पे पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ये पहले से कोई नहीं जानता। और किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं है कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को बदल दे। समझ में आ रहा है? तो ये अनकंट्रोलेबल या नॉन कंट्रोलेबल है। यही सारी चीज़ें लिखी गई है यहाँ पर। अब इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये बिजनेस एनवायरनमेंट जो है इसका इंपॉर्टेंस क्या है? अब देखो, क्वेश्चन में फिर से मैं बताऊंगा, हमेशा जब भी क्वेश्चन का आंसर पढ़ो ना तो पहले क्वेश्चन को समझो। इंपॉर्टेंस, एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आ जाए ना इंपॉर्टेंस, तो पहले समझो कि भूलना क्या चाह रहा है। इंपॉर्टेंस का मतलब होता है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी बिजनेस एनवायरनमेंट। आखिर ये नहीं हो तो क्या हो जाएगा,
अगर बिजनेस एनवायरनमेंट ना हो तो क्या होगा, आखिर ये क्यों जरूरी है, इसका क्या रेलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट तुम लोग बताओ इसमें एक बार रीड करने के पहले, क्या बिजनेस एनवायरनमेंट जरूरी है, इसको समझना, इसको एनालाइज करना जरूरी है, इसका कोई रेलेवेंस है? हाँ, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को नहीं समझते हो या नहीं समझ सकते हो तो आप मान के चलो कि आप एक तो बिजनेस ढंग से कर नहीं पाओगे, और जैसे तैसे करके स्टार्ट कर भी लिए तो वो ग्रो नहीं होगा, और देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि एक सर्टेन स्टेज के बाद जाके आपका बिजनेस डाउन में जाएगा, फेल हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि आप जब बिजनेस कर रहे हो और आपको बिजनेस एनवायरनमेंट ही नहीं समझ में आता है तो आप कभी बिजनेस को लॉन्ग टर्म में आप सस्टेन कर ही नहीं पाओगे। बिजनेस एनवायरनमेंट आपको समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए देखो बिजनेस एनवायरनमेंट यहां पर ध्यान दो। थोड़ा सा मैं देखो ये जो है ना थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का लगेगा, बोरिंग लगेगा, बट वेरी मच रिलेटेड विद द रियल वर्ल्ड। ठीक है, तो आपको उस एंगल से समझना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस फर्म्स टू अंडरस्टैंड देयर एनवायरनमेंट एंड चेंजेस ऑकरिंग इन इट। हर एक बिजनेस फर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एनवायरनमेंट को समझो, आप अपने एनवायरनमेंट को समझो और उसके साथ जो भी चेंजेस हो रही है उस चेंजेस को आप एनालाइज करो। आज से कुछ साल पहले जब मैं टीचिंग किया करता था, टीचिंग तो मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, पर आज से कुछ साल पहले जब मैं पढ़ाता था तो मैं इस तरह से आज जो सेटअप में पढ़ा रहा हूँ ऐसा नहीं था। मैं भी एक सिंपल से व्हाइट बोर्ड पे मार्कर से पढ़ाता था। उसके और पहले चले जाओ तो मैं प्राइवेट ट्यूशंस देता था, तो बच्चों को कॉपी में 1-to-1 पढ़ाता था। आज के टाइम पे क्यों इस बात की ज़रूरत है कि मुझे ये सारा सेटअप करके करना पड़ रहा है? रीज़न ये है कि आज टीचिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी चेंजेस आई है। खास करके कोविड के बाद से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन क्लास के साथ कंफर्टेबल है। बहुत सारे बच्चे जो दूर में रहते हैं वो आ नहीं सकते, उनको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, लाइव क्लासेस चाहिए, या कोई क्लास मिस हो गया तो उसका बैकअप चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या है? ये भी तो बिजनेस एनवायरनमेंट ही है ना। तो अगर मार्केट में चेंज आ रही है और हमारे कॉम्पिटिटर्स अगर कोई है वो मार्केट में वो इन चेंजेस को अडॉप्ट कर रहा है और मैं ओवरलुक करूंगा, मैं ध्यान नहीं दूंगा कि नहीं ठीक है मैं तो अपने ही तरीके से चलूंगा, मैं अपने तरीके से चलूंगा, मेरे को मतलब नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, बाकी चीज़ें बदलती रहे, मैं तो अपने तरीके से चलूंगा, क्या लगता है मार्केट में सस्टेन कर पाऊंगा? नो। तो मेरे को भी समझना पड़ेगा कि मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, मैं जिस फील्ड में हूँ, इस मार्केट में, इस इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें बदल रही है, मार्केट में क्या चल रहा है, हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, दूसरे जो एजुकेटर्स हैं, जो दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो किन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर रहे हैं, वो क्या चीज़ें कर रहे हैं, वो क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमें भी देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, हमें भी लाना पड़ेगा, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? तो हर वो तरीके से हमें अपने बिजनेस को एनालाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, मार्केट में स्टैंड करना, लॉन्ग टर्म में ग्रो करना, इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट। तो यही तो है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आपको देखना पड़ेगा आपके बिजनेस में क्या चल रहा है। बिजनेस एंटरप्राइजेज विच नो देयर एनवायरनमेंट आर रेडी टू अडैप्ट द एनवायरमेंटल चेंजेस। क्या लिखा हुआ है? वो बिजनेस एंटरप्राइज जो कि अपने एनवायरनमेंट को समझते हैं और वो एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को बहुत जल्दी अडैप्ट कर लेते हैं, वुड बी सक्सेसफुल। वो आगे जाके अपने काम में सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि आप आउटडेटेड हो रहे हो, मार्केट के में समय के साथ आप चीज़ों को बदल रहे हो। तो जब चीज़ें बदल रही है आप भी अपने आप को बदल रहे हो, जब चीज़ें बदल रही है आप भी अपने आप को बदल रहे हो। तो इसका मतलब आप कभी भी पुराने नहीं होंगे, आप कभी भी आउटडेटेड नहीं होंगे, आप हमेशा अपने आप को अपडेट कर रहे हो, बिजनेस में नई नई चीज़ों को अपडेट कर रहे हो। ऑन दी अदर हैंड firms which fail to adapt to their environment are unlikely to survive in the long run। वो बिजनेसेस जो समय के साथ अपने आप को नहीं बदलते हैं उनका लॉन्ग टर्म में मार्केट में टिके रहना, सरवाइव करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स। एक मार्केट में बहुत ही फेमस ब्रांड हुआ करती थी रिस्ट वॉच की, जिसका नाम था HMT। किसी ने नाम सुना? नहीं सुना? घर पे जाके पेरेंट्स से पूछना, पता होगा। एक टाइम पे वो इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स हुआ करती थी HMT वॉच, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी। जिनके पास होगा शायद आज भी चल रहा होगा, क्योंकि पहले के जो क्वालिटी होते थे ना वो 10-10, 20-20, 25-25 साल चलते थे, 50-50 साल चलते थे। लेकिन विथ टाइम क्या हुआ ना, वो जो कंपनी थी जो काफ़ी हिट ब्रांड थी, काफ़ी पॉपुलर ब्रांड थी, क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छी थी, उन्होंने अपने अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं किए।
उनका जो डिज़ाइन था, जो मॉडल था, जो बेल्ट या जो डायल था, वो एक पर्टिकुलर लिमिटेड तरीके से ही वो बना रहे थे। समय के साथ साथ वो चीज़ें क्या हुई, लोगों को पसंद आनी कम हो गई और इसीलिए धीरे धीरे उसकी ब्रांड वैल्यू कम हो गई, उसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे करके कम हो गई और आज मार्केट में कोई उसे शायद यंग जनरेशन कोई जानता भी नहीं है। मार्केट से वो ऑलमोस्ट आउट ऑफ मार्केट हो गया। लेकिन इसी के जगह दूसरे ब्रांड्स, टाटा नहीं, टाटा की ब्रांड है टाइटन। टाइटन ने क्या किया, टाइटन ने मार्केट को समझा। उसने देखा कि यार मार्केट में इतने सारे कंज्यूमर्स हैं, मेरे को सभी को एक तरह का माल बना के देंगे तो चलेगा नहीं, तो मैं एक काम करता हूं, मार्केट में जितने तरह के लोग हैं सबको उसके हिसाब से मैं चीजें बना के देता हूं। तो टाटा ने क्या किया, टाटा ने बहुत सारे ब्रांड्स क्रिएट कर दिए। टाटा ने एक सेगमेंट बनाया, बजट फ्रेंडली सेगमेंट, जिसका बजट कम है लेकिन उसे अच्छा क्वालिटी का वॉच पहनना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लो इनकम पीपल है, हमारे देश में लो इनकम ग्रुप ज़्यादा है, तो जिनका बजट बहुत ही लिमिटेड है, कम है, पर उसे अच्छी चीज़ चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। उसके लिए टाटा ने लॉन्च कर दिया एक प्रोडक्ट, एक ब्रांड, सोनाटा। किसी ने नाम सुना है सोनाटा? सोनाटा टाटा का ब्रांड है। इसी तरीके से जिनका बजट हाई है, सोनाटा किनके लिए है, जिनका बजट ज़्यादा नहीं है। तो बजट में अगर आपको अच्छा क्वालिटी का कोई चीज़ चाहिए तो इनके लिए सोनाटा ब्रांड है, वो भी क्वालिटी अच्छा होता है और बजट में आपको मिल जाएगा। ये टाटा ने बनाया उन लोगों के लिए जो मीडियम बजट, लो बजट वाले लोग हैं। जिनका बजट हाई है, पैसा दे सकते हैं, थोड़ा प्रीमियम चाहिए, टाइटन। जिनको पार्टी वगैरह में पहनना है, थोड़ा सा है ना ज्वेलरी टाइप का, थोड़ा ना फैंटास्टिक लुक वाला चाहिए कुछ, रागा। यंग है, यूथ्स है, स्कूल या कॉलेज जाने वाले जो है ना टीनेजर्स है, फास्टैग। ये सारे ब्रांड्स एक ही कंपनी के हैं लेकिन अलग अलग सेगमेंट को केटर करते हैं। क्यों टाटा ने ऐसा क्यों किया? अरे यार आपको बनाना ही था घड़ी तो एक ही बनाओ ना यार, एक ही टाइप का घड़ी बनाओ, सबको बेचो। नहीं, सबके पसंद अलग होते हैं। जो यूथ्स होते हैं उनको अलग चाहिए, उनको थोड़ा सा फैंसी डिजाइन, कुछ रंग बिरंगा मल्टी कलर, कुछ अलग सा दिखने वाला है ना, तो उनका जो माइंडसेट है वो अलग है। उनको जो चाहिए, यूथ को ध्यान में रखते हुए कुछ अलग डिजाइन वगैरह क्रिएट किया गया, उनको एक अलग ब्रांड के नाम से लॉन्च किया गया। जो ऑफिस जाने वाले थोड़े से मिडिल एज या लोअर इनकम लोग होते हैं, उनको एक सिंपल सोबर में एक अच्छा लॉन्ग लास्टिंग वॉच चाहिए, सोनाटा। बिजनेस क्लास लोग जिनका बजट है 5,000, 8,000, 10,000, 12,000, उनके लिए अलग। और भी एक्सपेंसिव में आपको जाना, एकदम अल्ट्रा रिच प्रीमियम लोग, एकदम पार्टी वेयर, तो उसमें डायमंड वायमंड लगा के चिपका के बोले लो 50,000। मेरे पास हर किसी के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट है, क्योंकि उनको पता है मार्केट में सारे कस्टमर्स एक जैसे नहीं है। तो बोलने का मतलब क्या ना, आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, एनवायरमेंटल चेंजेस को आपको देखना पड़ेगा। हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो जो चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर सकते, लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, एक टाइम पे टाइटन से ज्यादा नाम HMT का था, आज HMT को जानता नहीं है, टाइटन आज भी चल रहा है, क्योंकि उन्होंने मार्केट को समझा। और इसी तरह से एक कंपनी फेल होते होते अभी बच गई, मैं तुमको बता रहा हूँ इंडियन मार्केट में, वो है बाटा। कुछ साल पहले बाटा का हालत ये हो गया था कि उसके शोरूम में ना मक्खी भी नहीं उड़ती थी, हमेशा फाका चल रहा है, कोई नहीं, जबकि बाटा काफी पॉपुलर ब्रांड है। तो बाटा के जो शूज एंड स्लीपर्स, सैंडल्स होते थे, कुछ साल पहले तक ऐसा हालत था कि जितने भी अदर कॉम्पिटिटर से सब लोग ओवरटेक कर चुके थे, खादिम और भी जो अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जो भी है। लेकिन बाटा के काफ़ी सारे शोरूम्स में कोई सेल नहीं है, कोई रेवेन्यू नहीं है, टर्नओवर नहीं है और खाली पड़े हैं। इतना सारा शोरूम का जो रनिंग कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट है, स्टाफ है, सब कुछ है, कंपनी के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। क्वालिटी अच्छी है लेकिन बिक नहीं रहे। बाद में जब एनालाइज किया गया तो दो चीज़ें सामने आई। एक तो प्राइस बाटा का काफ़ी ज़्यादा होता था, दूसरा क्या होता था कि ज़्यादा डिज़ाइंस या ज़्यादा कलेक्शंस नहीं होते थे। तो बाटा एक टाइम पे ना एक ऐसा माइंडसेट बन गया था कि ये तो अंकल लोग का ब्रांड है, अरे बाटा कौन पहनता है, ये तो अंकल लोग का ब्रांड है, ये तो पुराने ज़माने के लोग जो है ना कि नहीं मेरे को बाटा ही पहनना है, वो शुरू से बाटा पहनते आ रहे, आज भी बाटा ही पहनेंगे, तो वो है। तो बाटा ने क्या किया, सबसे पहले तो अपने ब्रांड को नए तरीके से रीब्रांडिंग किया। उसने अपने ब्रांड एम्बेसडर को बनाया, कृति सेनन को बना दिया और कार्तिक आर्यन को बना दिया, जो कि आज के टाइम पे यूथ आइकन है। यूथ आइकन इन द सेंस की जो यूथ उनके साथ कनेक्ट करते हैं, उनको पता है कि मेरे को देखो अभी के लोगों जो बाटा के ओरिजिनल कस्टमर थे वो तो बने हुए हैं, वो तो बाटा ही पहनेंगे, तो बाटा के साथ शुरू किए थे, बाटा के साथ ही खत्म होंगे। तो उनको तो वो तो लॉयल, मतलब ब्रांड लॉयल्टी है उनका, वो तो जाएंगे नहीं। तुम देखना आज भी पुराने लोग जो बाटा पहने बोला ना, इसको नहीं छोड़ेंगे, यही है।
तो वो जो एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल है, वो लोग तो उनका तो ब्रांड लॉयल्टी है, पर जो नए यंग जनरेशन है उनका कोई ब्रांड लॉयल्टी नहीं है, उनको चाहिए स्टाइलिश। तो उसने क्या किया, अभी तुम देखो, अभी जो रिसेंटली बाटा के शोरूम में जाओ तुम, कितने सारे नए डिजाइन उसने लॉन्च किए, बच्चों के लिए अलग, फीमेल्स के लिए, मेल के लिए अलग, और हर तरह के ऑफिशियल आपको चाहिए फॉर्मल में शूज मिल जाएंगे, कैजुअल में मिल जाएंगे, हर तरह का, मतलब जितना वैरायटीज होता है, काफी कलरफुल और एकदम बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइन उसने लॉन्च कर दिया। और अब पिछले 3-4 साल 5 साल में जो एक इमेज बना था बाटा का कि ये बूढ़ा लोग का, एजेड आदमी लोग का ब्रांड है, ये तो है ना, अब तो इसमें कोई मजेदार कलेक्शन नहीं है, इसमें ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। अब वैसे अब बहुत सारे वैरायटीज है, बहुत सारे डिजाइन है, बहुत सारे ऑप्शंस है, और हर तरीके का तुमको कलेक्शन मिल जाएगा। प्राइस भी उसने थोड़ा सा किया, तुम देखो मैक्सिमम शोरूम में ना बाटा का हमेशा 50% ऑफ 40% ऑफ लिखा रहता है, देखिए। तो अब उसने थोड़ा सा प्राइस को भी कहीं ना कहीं जितना हो सकता है अपने हिसाब से उसने प्राइस में भी थोड़ा सा ध्यान दिया, हर रेंज के प्रोडक्ट निकाले, बहुत सारे वाइड वैरायटी निकाले, अपने ब्रांड एम्बेसडर को उसने चेंज किया, जिससे कि पूरा रीब्रांडिंग हो गया। रेप्यूटेड तो था ही, बाटा कोई नया ब्रांड नहीं है जिसको लोगों को जानना है, बाटा तो काफी पुराना ब्रांड है इंडिया में क्या, इंडिया के बाहर भी बाटा इज अ वेरी रेप्यूटेड ब्रांड, ठीक है। तो इसने इस तरीके से अपने आप को रीब्रांड किया, इसके वजह से आज भी मार्केट में बचा रह गया, अदरवाइज हो सकता है ये भी इंडियन मार्केट से तो खत्म ही हो जाता। पर यही होता है कि आप चीजों को अडैप्ट कैसे करते हो, अडेप्टिबिलिटी अगर नहीं रहेगी तो आप, हम लोग साइंस में पढ़ते थे ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, चार्ल्स डार्विन, यही नाम था ना, वही कहानी है, ठीक है। चलो देखो यहां पर, फॉर एग्जाम्पल सम इंडियन फर्म्स, क्या लिखा देखो, सम इंडियन फर्म्स सफर्ड कंसिडरेबली बिकॉज दे फेल्ड टू अप्रिशिएट द tightening regulation against the environmental pollution. Knowledge of the environmental changes is very helpful in the formulation and implementation of business plans. आज के टाइम पे बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उससे जो वेस्ट रिलीज हो रहा है, इसका एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट की वजह से अगर एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है तो हो सकता है कल को आपको लीगल नोटिस आ जाए। तो आपका काम तो अच्छा चल रहा था, प्रोडक्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मार्केट में क्या है, आपने ध्यान नहीं दिया आपके एनवायरमेंटल फैक्टर के ऊपर, तो उसके वजह से आपके फैक्ट्री में ताला लग सकता है, और ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा होता है। तो आपको, तुम सोचो, अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सोसाइटी और एनवायरनमेंट को मैं डैमेज नहीं कर रहा हूँ, प्रोडक्ट मेरा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपको एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखना है। बहुत सारे ऐसे लॉज है जो एनवायरनमेंट, अगर आप पोल्यूट कर रहे हो तो उसके ऊपर भी आपको फाइन लग सकता है, हेवी पेनल्टी लग सकता है, या तो फैक्ट्री सीज हो सकता है। यहाँ यही चीज बताई जा रही है। अ बिजनेस फर्म कैन ऑब्टेन दिस नॉलेज थ्रू एनवायरमेंटल स्कैनिंग। इस एनवायरमेंटल स्कैनिंग आपको करना पड़ेगा, यानी आप देखो, आप जो बिजनेस कर रहे हो उससे किस तरह के वेस्ट रिलीज हो रहे हैं, उसको आप कहाँ रिलीज कर रहे हो, किसी वाटर बॉडी पे रिलीज कर रहे हो, या फिर एयर पोल्यूशन हो रहा है आप उसको वहां पर एयर में रिलीज कर रहे हो, तो आप उसको देखो कि आपको उसको क्या करना, रिफाइन करके। बहुत सारे ऐसे लॉज है जो बोलते हैं आप अपने वेस्ट को पहले रिफाइन करो, रिफाइन करके फिर आप उसको रिलीज करो। डायरेक्टली आप उसको उसी फॉर्म में, सेम फॉर्म में आप रिलीज नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर इकोसिस्टम भी खराब होता है ना, वहाँ उसमें भी बहुत सारे वाटर एनिमल्स है, वो उनको ऊपर भी नुकसान होगा। Environmental scanning is the process by which organizations monitor their relevant environment to identify the opportunities and threat affecting their business with the help of environmental scanning। अच्छा, environmental scanning का मतलब आपके environment में जो भी अदर फैक्टर्स है जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, आप उन सब के बारे में सोचो, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करो, उनके ऊपर क्या आपके बिजनेस का इंपैक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो सबको एनालाइज करो, और उसके बेसिस पे आप आगे का डिसीजन लो। कुछ चेंजेस को अडॉप्ट करना है तो आप चेंजेस को भी अडॉप्ट करो। एन एंटरप्राइज कैन कंसिडर द इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट इवेंट्स, ट्रेंड्स, इशूज एंड एक्सपेक्टेशन ऑन इट्स बिजनेस ऑपरेशंस। और आपको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट इवेंट्स, ट्रेंड्स, issues and expectations on its business operations। तुम लोग एक चीज देखे, अभी जो डॉली चाय वाला है वो अभी किसी इवेंट पे गया, आईपीएल में गया ना, दुबई गया था, किसके इनॉग्रेशन में गया, चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है। तो अभी तुम एक चीज सोचो कि इससे ऐसा क्यों हुआ, मतलब क्यों उनको बुलाया, सोचो तो, राइट। तुम्हें देखना पड़ेगा कि क्या चीजें पॉपुलर है।
क्या चीज़ें पॉपुलर है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा बंदा जो किसी पर्टिकुलर रीजन में पॉपुलर है, उसको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और उसके वजह से उसका बेनिफिट लेके तुम भी अपने आप को पॉपुलर कर सकते हो, तो उसका बेनिफिट लेना चाहिए। तो अभी तुम देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो क्या करते हैं ना, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स हैं, उनके थ्रू अपना ब्रांड या अपने प्रोडक्ट का प्रमोशंस करवाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इससे होता ये है कि वो जो पर्सन है, उसके इतने सारे जो फॉलोअर्स हैं, उसके थ्रू तुम्हारे ब्रांड या तुम्हारे प्रोडक्ट का भी प्रमोशन हो जाता है, लोग अवेयर होते हैं और सबको लगता है ये प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है, मतलब ये अच्छा होगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ना आपको देखना पड़ेगा कि जो डिफरेंट इवेंट्स है, जो ट्रेंड्स है मार्केट में, क्या चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे इशूज, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के नॉर्म्स, जो भी सोसाइटी में, जो भी इन्वायरमेंट पे चल रहा है, हर चीज़ों पे तुम्हारा नज़र होना चाहिए, हर चीज़ों पे तुम्हारा नज़र होना चाहिए। महिंद्रा कंपनी जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने के लिए नाम है, उनका एक डेडिकेटेड टीम है, आनंद महिंद्रा जो है, ठीक है, उनका एक डेडिकेटेड टीम है। वो सोशल मीडिया में जो भी चलता रहता है वो बहुत डेडिकेटेडली वो फॉलो करते हैं। और तुम लोग बीच बीच में ऐसा न्यूज़ सुनते हो कि आनंद महिंद्रा ने ये किया, वो किया, ऐसा किया, इसको ये डोनेट किया, उसको वो किया। तुम उनको पूरा पता है मार्केट में क्या चल रहा है, हालांकि काफ़ी एजेड पर्सन है, लेकिन उनको पता है कि आज के टाइम पे जो करंट ट्रेंड है उनके साथ कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। और उनका तो छोड़ो, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, पीएम मोदी, वो भी बहुत एकदम पूरा अपडेटेड है। सोशल मीडिया पे हमेशा उनका ट्वीट, ये वो है ना तेना, उनका पेजेस में जाके देखो तुम, एकदम मतलब तुम, ऑब्वियसली वो पर्सनली नहीं करते होंगे, उनका एक डेडिकेटेड टीम है वो जो सब मैनेज कर रहा है, बट द पॉइंट इज दैट वो लोगों को ये फील करा रहे कि मेरे को हर चीज का खबर है, आज के ट्रेंड में भी क्या चल रहा है, क्या है, नहीं है, मेरे को सब पता है। तो बिजनेस भी ऐसा ही होता है। बिजनेस में आपको हमेशा नजर रखना पड़ेगा चीजें क्या, क्योंकि कब मार्केट चेंज हो जाएगा और आप अपने दुनिया में बैठे हो, आप अगर चेंज नहीं करोगे अपने आप को, तो आप लोग जो आपको पहले एक्सेप्ट कर रहे थे वो आपको रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि नोकिया के साथ हुआ। नोकिया वर्ल्ड वाइड मोबाइल फोन के लिए सबसे रेप्यूटेड ब्रांड माना जाता था दुनिया में, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड मोबाइल फोन मतलब नोकिया। और इस चीज को नोकिया ने क्या किया, ग्रांटेड ले लिया, बोला अरे मेरे को कौन हिला सकता है, अपने को कौन हिलाएगा, हम तो मार्केट पूरा पकड़ के बैठे हैं, अपने ही है पूरा मार्केट, कौन मेरे को हिला सकता है। और यही सोच नहीं होना चाहिए। मार्केट में क्या चीजें बदल रही है, क्या नई चीजें आ रही है, उसने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया। एंड्रॉयड का जब ऑपरेटिंग सिस्टम आया, बहुत सारे ब्रांड्स ने एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम अपने मोबाइल फोन में इंटीग्रेट किया, लेकिन नोकिया अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम रखा, विंडोज वाला। तो उनको लगा कि नहीं, मेरे को एक अलग क्लास, एक प्रीमियम क्लास बनाना है। वो थोड़ा ब्लैकबेरी और एप्पल को थोड़ा सा कॉपी करना चाह रहा था, पर वो ये भूल गया कि वो एक अलग क्लास ऑफ पीपल के लिए है और नोकिया उस क्लास के लिए नहीं। नोकिया जो है वो पीपल्स फोन है ना, कनेक्टिंग पीपल, उसका टैगलाइन ही था नोकिया कनेक्टिंग पीपल। तो बहुत सारी चीजें, एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा डिसीजन बिजनेस को बर्बाद कैसे कर सकता है, इसका बेस्ट एग्जांपल नोकिया भी है। तो इसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या ट्रेंड, इश्यूज, इंसिडेंसेस, इवेंट्स आपके बिजनेस में और बिजनेस के बाहर सोसाइटी में चल रही है और उसका आपके बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। हर चीज पे नजर रखना पड़ेगा। यही तो बिजनेस एनवायरनमेंट है। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है हर वो चीज जो आपके आसपास में हो रही है और जिसका असर आपके बिजनेस में पड़ रहा है, ये बिजनेस एनवायरनमेंट है। आज मालूम है, अगर कोई एक सोशल मीडिया पे कोई रॉन्ग पोस्ट भी कर देना किसी कंपनी के बारे में, तो अभी ऐसा हालत है कि कंपनी का पूरा पूरा गुडविल डैमेज हो जाता है। तुम लोग देखे हो कुछ टाइम पहले रोनाल्डो ने क्या किया था, कोका कोला का 2 बॉटल ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे उठा के साइड कर दिया था। सिर्फ एक बॉटल उठा के साइड कर देना, इस जेस्चर की वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस इतना गिर गया विद इन 24 आवर्स। तुम समझो कि क्या एक इवेंट ही तो था ना, एक ये चीज। माइकल जॉर्डन शूज पहनता था किसी ब्रांड का, नाइकी या किसी का, और वो शूज का लेस बांधता था। जब वो ग्राउंड पे खेलता था ना, वो शूज लेस बांधता था। इसके वजह से वो जो ब्रांड था ना, वो ब्रांड एकदम से, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में उतना compete नहीं कर पा रहा था, सिर्फ माइकल जॉर्डन के इस एक इंसिडेंस के, इस चीज की वजह से वो एकदम प्रीमियम ब्रांड बन गया। तो आपको हमेशा समझना है कि चीजें कैसे काम करती है, लोग कैसे चीजों को देखते हैं। ये सारा चीज जो एनालाइज करता है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या कैसे चल रहा है, वही अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर लेता है। बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में देखो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, आप इसको पढ़ो, घूम फिर के एक ही चीजें को पूरा एग्जैजरेट करके यहाँ पर काफी कुछ दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं थोड़ा सा नीचे, सम ऑफ दी, ध्यान से देखना,
सम ऑफ द डायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंट्स आर गिवन बिलो। आखिर आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो, समझते हो, तो इससे होगा क्या? कुछ फायदा भी होगा या बस ऐसे ही कर रही है सब? नहीं, अगर आप अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से समझते हो तो इसका बहुत फायदा होगा। ज़्यादातर रिलेशनशिप्स जिनका ब्रेकअप होता है, ठीक है, तुम देखोगे, हंसी आ रहा है, हंस लो, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में देखना, जब कोई रिलेशनशिप, मतलब यहाँ पर मैं लव अफेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सपोज एक रिलेशनशिप में, और ज़्यादातर केसेस में जब ब्रेकअप होता है तो जब लोग पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, आप लोग का इतना अच्छा रिलेशनशिप था, ये ब्रेकअप क्यों हुआ, तो मैक्सिमम केसेस में ये देखा जाता है कि दोनों जन एक ही बात बोलते हैं, लड़का लड़की के बारे में और लड़की लड़के के बारे में, वो मेरे को समझ नहीं रहा था, वो बदल गया था, वो अब पहले की तरह नहीं रहा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली में बात क्या मालूम है, जब आप किसी के क्लोज कांटेक्ट में आते हो तो आपको हर वो चीज समझना पड़ेगा जो सामने वाला शायद आपको बोल भी नहीं रहा है। जब हम लोग एक नॉर्मल फ्रेंडशिप में रहते हैं या अपने नेबरहुड में अपना कोई नेबर है या कोई अपने फ्रेंड है, तो अपने कोई भी चीज़ उसको बोल के बताते हैं। लेकिन एक गर्लफ्रेंड एक्सपेक्ट करती है अपने बॉयफ्रेंड से कि जो मैं ना भी बोलूँ उसको समझ में आना चाहिए। अगर मैं उदास हूँ तो मैं नहीं भी बोलूँ, मैं मुंह फुला के बैठी हूँ, उसको समझ जाना चाहिए कि मैं उदास हूँ। मतलब ये एक्सपेक्टेशन डेवलप क्यों हो रही है? क्योंकि उसको लग रहा है कि यार अगर हम लोग रिलेशनशिप में हैं और आप मेरा मूड भी नहीं समझ पा रहे हो, मेरे को बोल के बताना पड़ रहा है कि मैं उदास हूं, यार मेरे को मनाओ, मेरे को कहीं लेके जाओ, कुछ खिलाओ, कहीं घुमाओ, तो तुम फिर किस काम के लिए बॉयफ्रेंड हो? समझ में आ रहा है? तो ये चीजें होती है, आपको समझना पड़ेगा। और तुम देखना, जो लोग अपने रिलेशनशिप में इस चीज को मेंटेन करते हैं, बिना बोले एक दूसरे को समझते हैं, तुम देखना वो काफी अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करे। ये सिर्फ मैं बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, इन एनी रिलेशनशिप, चाहे वो फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, मदर फादर हो, कुछ भी हो। दो लोगों के बीच में जब रिलेशनशिप होता है ना, तो वो हेल्दी तभी होता है जब आप दोनों एक दूसरे का फीलिंग को समझते हो। समझ में आ रहा है? तुम देखो आज के टाइम पे जो पेरेंट है वो बच्चों से परेशान है, बच्चे पेरेंट से परेशान है ना? हस्बैंड वाइफ से परेशान है, वाइफ हस्बैंड से परेशान है। तो ये क्यों है बोलो? इसके पीछे एक ही रीजन है कि वाइफ हस्बैंड को नहीं समझ रही है या समझना नहीं चाह रही है, और हस्बैंड वाइफ को नहीं समझ रहा है या नहीं समझना चाह रहा है। पेरेंट्स जो है वो बच्चों को नहीं समझना चाह रहे हैं कि बच्चे क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या है, वो बच्चों को नहीं समझ रहे, और बच्चे पेरेंट्स को नहीं समझ रहे कि हमारे पेरेंट्स हमसे क्या चाहते हैं। ये जो एक दूसरे को जो नहीं समझने का जो चीज है ना, इसी की वजह से डिससेटिस्फैक्शन है, सारे रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं, और ये सब सारे रिलेशंस कहीं ना कहीं डैमेज हो रहे हैं। हर जगह पे तो ब्रेकअप नहीं हो सकता, हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ तो ब्रेकअप नहीं कर सकते, ठीक है, हर जगह पे नहीं हो सकता, पर हाँ कुछ रिलेशंस में ब्रेकअप लोग कर लेते हैं। अगर शादी नहीं हुई है तो ब्रेकअप कर लेंगे, शादी हो गई है तो डाइवोर्स कर लेंगे। लेकिन भाई बहन के साथ, मम्मी पापा के साथ तो वो भी नहीं पॉसिबल है, तो लोग क्या करते हैं, उनको बर्दाश्त करते हैं जैसे तैसे करके, और ये बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाता है, जो आप दुनिया के दिखाने के लिए तो एक रिलेशनशिप में हो, लेकिन एक्चुअली में आपके मन में कोई वैसा प्रॉपर एक अच्छा सा फीलिंग नहीं है। लेकिन बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। जैसे हम लोग किसी भी रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने के लिए एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। किसी भी रिलेशनशिप, बीट एनी काइंड ऑफ, चाहे कोई फ्रेंडशिप ही क्यों ना हो, कोई भी दो लोगों के बीच में अच्छी दोस्ती तभी हो सकती है जब बिना बोले आप एक दूसरे को समझते हो। दोस्त को क्या चाहिए, वो परेशान है, उसका चेहरा देख के आप समझ लो कि यार उदास लग रहा है, चल कहीं घूम के आते हैं, और चल चाय वाय पी के आते हैं, मतलब वो लगना चाहिए, बता क्या बात है। दोस्त बोलेगा यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पता है यार तुम मुंह लटका के बैठा, कुछ बात होगा जरूर, मेरे से छुपा रहा है, पता क्या बात है। तो यही तो असली दोस्ती है। अगर तुमको बता के कोई बताए और तुम समझ नहीं पा रहे हो तो फिर दोस्ती कैसा? समझ में आ रहा है? इसी तरीके से बिजनेस में भी कुछ चीजें एक्सप्लिसिट होती है और कुछ चीजें इम्प्लिसिट होती है। हर चीज आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मार्केट में क्या चीजें बदल रही है, क्या चीजें आ रही है, क्या चीजें जा रही है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, किसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, आपको थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, एंटिसिपेट करना पड़ेगा। अगर आप एनवायरनमेंट पे ध्यान रखते हो, हर चीज़ों को नोटिस करते हो, ऑब्जर्व करते हो, तब तो ठीक है, आगे आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो हो सकता है एक छोटी सी चीज़ आपने मिस कर दी, एक छोटा सा चीज़ आपने ध्यान नहीं दिया, डिसीजन लेने में गलती हो गया, डिले हो गया, आपका बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, आपको आपके एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से समझना है,
आपको आपके इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से समझना है। जैसे एक वाइफ को हस्बैंड को अच्छे से समझना पड़ता है, हस्बैंड को वाइफ को अच्छे से समझना पड़ता है, फादर को सन को समझना पड़ता है, सन को फादर को समझना पड़ता है। इस तरीके से हर एक रिलेशनशिप में एक दूसरे को समझना पड़ता है, तभी वो एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बनता है। आपको किसके साथ डील करना है? बिजनेस, आपके बिजनेस को आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ डील करना डेली बेसिस पे। कोई भी बिजनेस अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के बिना तो रह नहीं सकता। आइसोलेशन में मंगल ग्रह में जाके तो चलाएंगे नहीं आप बिजनेस। आपको बिजनेस चलाना है जिस जगह पे, जिस सोसाइटी में, उस जगह का जो एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट, यू हैव टू डील विथ योर बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स फैक्टर्स। तो जब आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में रहना है, उसके फैक्टर्स के साथ डील करना है, तो आपको उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ना, आपको समझना पड़ेगा क्या चीजें बदल रही है। और अगर आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा क्या है? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मार्केट में अगर कुछ चीजें बदल रही है और आपको लग रहा है ना कि ये जो चीज बदल रही है ना, इसका फ्यूचर में ये इंपैक्ट पड़ने वाला है, अगर कुछ ऐसा चीज आप करो जो अभी तक किसी ने नहीं किया, आपको लग रहा है ये चीज करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। समझ में आ रहा है? आप पहले से क्या कर सकते हैं? जैसे देखो, एक चीज मैं तुमको बताता हूं। जियो अचानक से जिस समय टेलीकॉम इंडस्ट्री में आया था, ध्यान से सुनना, रिलायंस ने, मुकेश अंबानी ने जब जियो को लॉन्च किया था टेलीकॉम इंडस्ट्री में, तो उस टाइम का जो स्टेज था, तुम लोग काफ़ी छोटे रहे होगे, पर मैं थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है? अगर थोड़ा बहुत तो याद होगा कि जियो आया था, पर एग्जैक्टली जो मार्केट सिचुएशन है वो उतना ध्यान नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, तुम लोग जानो, ठीक है? तो जियो जब मार्केट में आया था ना, उस समय मार्केट में जो सबसे बिग प्लेयर्स थे वो वोडाफोन और एयरटेल हुआ करता था। इसके अलावा कुछ स्मॉल प्लेयर्स भी होते थे, एयरसेल था, रिलायंस स्मार्ट था, टाटा डोकोमो था, इंडिकॉम था, ऐसे करके बहुत सारे थे, ठीक है? और जितने भी ये सारे मार्केट प्लेयर्स थे जो टेलीकॉम सेक्टर में काम करते थे, इन सभी लोगों का जो मेन रेवेन्यू, मेन अर्निंग था, वो किससे आता था मालूम है? मोबाइल रिचार्ज यानी वॉइस कॉल और एसएमएस से। डेटा से उतना नहीं आता था, इंटरनेट से उतना नहीं आता था, क्योंकि इंटरनेट काफी महंगा हुआ करता था। 2G लोग चलाते थे, मैक्सिमम 3G महंगा होता था, तो कुछ कुछ लोगों के पास 3G फोन था। तो 3G फोन जिसके पास रहता था, उस टाइम पे बोलते थे यार इसके पास 3G फोन है। और 3G में जो इंटरनेट का स्पीड होता था वो थोड़ा बेटर रहता था, तो लोग बोलते थे यार इसके पास 3G फोन है, इसका तो इंटरनेट काफी फास्ट है। लेकिन इंटरनेट उस टाइम में काफी महंगा होता था, और इसीलिए लोग क्या करते थे, इंटरनेट का अलग से रिचार्ज कराते थे। पहले जियो के आने के पहले वॉइस कॉल का रिचार्ज अलग होता था, बात करने के लिए कॉलिंग रिचार्ज अलग होता था, एसएमएस का अलग से रिचार्ज पैक भराना पड़ता था, एसएमएस पैक, कॉलिंग के लिए अलग से रिचार्ज कराना पड़ता था, और इंटरनेट का अलग रिचार्ज होता था, डेटा का। याद है? ऐसा कुछ नहीं याद है? तो कॉलिंग का अलग रिचार्ज करा रहे लोग, एसएमएस के लिए अलग रिचार्ज करा रहे, इंटरनेट किसी को चाहिए अगर स्मार्टफोन वगैरह है तो उसके लिए अलग से रिचार्ज करा रहे। और जब आप इंटरनेट का रिचार्ज कराते थे तो उसमें आपको लिमिटेड डेटा मिलता था, जो लोग बचा बचा के यूज करते थे काम की चीज के लिए, कि ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा तो फिर से इंटरनेट का रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो ये सिस्टम था। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास 3G फोन नहीं था, या जिनके पास फोन था भी, वो डेटा बहुत बचा बचा के यूज करते थे क्योंकि महंगा था। और ज्यादातर रिचार्ज जो कंपनी का होता था ना, किसी भी कंपनी का, वो कॉल और एसएमएस का होता था। तो मेजॉरिटी ऑफ टेलीकॉम कंपनी दे वर अर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ वॉइस कॉल एंड एसएमएस। लेकिन ये जो चीज है ना, मुकेश भाई अंबानी जो है, ये तो खैर महान अलग दिमाग के इंसान है, तो इनको पता था कि वॉइस कॉल और एसएमएस का मार्केट आने वाले समय में उतना तगड़ा नहीं रहेगा जितना तगड़ा इंटरनेट का मार्केट रहेगा। इन्होंने अपना पूरा फोकस वॉइस और एसएमएस से हटाकर इसने पूरा इंटरनेट पे अपना फोकस कर दिया। जब बाकी कंपनी अच्छा खासा कमा रही थी मार्केट में वॉइस रिचार्ज से और एसएमएस रिचार्ज से, यहां पर मुकेश अंबानी क्या कर रहा था? 4G का स्पेक्ट्रम लगा रहा था, जगह जगह पे अपना पूरा वायर और पूरा कनेक्शंस बिछा रहा था, बोल रहा था कि धीरे धीरे करके आते हैं, आएंगे मैदान में तब बताएंगे क्या चीज़ है। उसने क्या किया, अचानक से जब पूरा रेडी हो गया उनका नेटवर्क, स्पेक्ट्रम, सब कुछ रेडी, उसने अचानक से अनाउंस किया कि हमारा जो ये जियो का सिम है, इसमें आपको 4G स्पीड मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो उस टाइम में लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया था, 3G होता था तो लोग बोलते थे यार इसके पास 3G फोन है, 4G देंगे हम आपको, प्लस फ्री में अनलिमिटेड, नो पैसा, और एक एप्लीकेशन देंगे। जियो का एक पूरा का पूरा एक ऐप का सेटअप बनाया था उसने कि आप हमारे ऐप से कॉल भी कर सकते हो फ्री में, क्योंकि वॉइस कॉल मतलब इंटरनेट के थ्रू होगा। तो आप जियो का एक ऐप इंस्टॉल कर लो, उसमें आपको फ्री में इंटरनेट मिलेगा, और इंटरनेट ऐसा कि आप उस इंटरनेट के हेल्प से एसएमएस भी कर सकते हो, इंटरनेट से आप वॉइस कॉल भी कर सकते हो, इंटरनेट से आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो, और सर्फिंग तो कर ही सकते हो, यूट्यूब देखो, जो करना है करो।
जो करना करो, कुछ पैसा नहीं लगेगा, सुपर फास्ट स्पीड और अनलिमिटेड इंटरनेट। और इसी से आपका कॉल, तो जियो कॉल का एक ऐप था, पता नहीं तुम लोगों को पता नहीं, अभी भी शायद प्ले स्टोर पे जियो कॉल। तो अगर आप जियो का रिचार्ज कराते हो तो जियो कॉल ऐप से आप कॉल करो, बहुत अच्छी बात होती थी, मतलब कोई उसमें ऐसा नहीं बफरिंग होता था, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम था। तो फ्री में कॉल, फ्री में एसएमएस, फ्री में इंटरनेट, सब कुछ, और ऊपर से एकदम सुपर हाई स्पीड। मार्केट को आते के साथ इसने पूरा क्रैश कर दिया, मतलब बोलते हैं एकदम मार्केट में आया और आगे एकदम उड़ा दिया पूरा, बाकी कंपनी हिल गया पूरा इंडस्ट्री। और ऐसा हालत हो गया कि लोग सिम लेने के लिए लाइन लगाने लग गए। बहुत सारे लोग जियो का सिम, अच्छा जियो का सिम जो था सिर्फ 4G मोबाइल फोन पे चलता था, सिम खरीदने के लिए पहली बार लोगों ने मोबाइल खरीदना स्टार्ट किया। नॉर्मली होता था कि मोबाइल खरीदते थे लोग, उसके बाद लोग सिम खरीदते थे, मोबाइल के लिए सिम खरीदा जाता था, यहां पर सिम के लिए मोबाइल खरीदा जाने लगा। बहुत सारी कंपनी ने जियो के साथ टाई अप करके, इसमें सैमसंग भी काफी अच्छा बेनिफिट उठाया था, जियो के साथ टाई अप करके उसने क्या किया कि अगर आप सैमसंग का फोन लेते हो तो जियो का सिम फ्री मिलेगा। ऑफर निकाला था सैमसंग ने कि अगर आप सैमसंग का फोन लेते हो तो यू विल गेट अ फ्री जियो सिम। सिर्फ इस ऑफर की वजह से सैमसंग का रेवेन्यू बढ़ गया। कह रहे यार सैमसंग का मोबाइल लेंगे तो जियो सिम फ्री में मिलेगा, लोग जियो सिम पाने के लिए सैमसंग का मोबाइल लेना स्टार्ट कर दिए, कंपनी का भी रेवेन्यू बढ़ गया। तुम सोचो कि क्या मार्केट, क्या ये क्या है मालूम है, इसको बोलते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इंडस्ट्री में जो बाकी लोग सोच नहीं पा रहे हैं, लोग दूसरे चीजों में लगे हुए हैं, बाकी चीजों में अपना दिमाग लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ अलग चीज सोचते हो, आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लेते हो कि आने वाले टाइम पे क्या चलेगा। आज जो चल रहा है आप उसका तैयारी नहीं कर रहे हो, आने वाले समय में क्या चलेगा उसका तैयारी कर रहे हो। और फ्यूचर सोच के आपने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया, कुछ ऐसा स्टेप ले लिया जो बाकी लोगों ने सोचा भी नहीं था, और आप इंडस्ट्री में वो पहले इंसान बन गए जिसको इस चीज का एडवांटेज मिला। और यही हुआ जियो जब ऐसा ये ऑफर प्लान लेके आया ना, तो इट वाज अ वेरी सीक्रेट प्लान, किसी को कानो कान खबर नहीं था कि ऐसा कुछ इंडस्ट्री में होने वाला है। बाकी कंपनी जहां एसएमएस और वॉइस कॉल पे माथा लगा रही थी, नेटवर्क मजबूत कर रही थी, ये तो पूरा का पूरा फ्री में इंटरनेट दे दिया। और ऐसा हुआ हालत कि सभी लोग एयरटेल छोड़ के, वोडा छोड़ के, दूसरी कंपनी छोड़ के सब लोग जियो में शिफ्ट कर रहे थे, पोर्ट करवा रहे थे, सिम खरीद रहे थे, सिम लेने के लिए लाइन लगा रहे थे, रात रात भर 2-2, 5-5 घंटा लाइन लग रही थी सिम के लिए। फोन का सेल बढ़ गया, 4G फोन अचानक से बिकना स्टार्ट हो गया। जिसके पास ऑलरेडी 2G 3G फोन है वो लोग बोल रहे कि अब ये नहीं चलेगा, मेरे को तो 4G चाहिए, 4G फोन खरीद रहे हैं। ये हालत है। और इसके वजह से इतने बड़े बड़े दिग्गज होने के बाद भी, एयरटेल, वोडाफोन छोटी कंपनी नहीं है, इतने बड़े दिग्गज होने के बाद भी मुकेश अंबानी ने अपना मार्केट बना लिया। उन सभी के कस्टमर को छीन के अपने पास लेकर आए, सारे के सब्सक्राइबर को छीन के लेकर आए, भर पेट फ्री में खिलाया। जब इनका सब्सक्राइबर और यूजर्स काफी बढ़ गए, मार्केट में अच्छा खासा इनका मार्केट शेयर बन गया, अब बोले ठीक है अब चैरिटी खत्म, अब चलो पैसा लेंगे तुम लोग से। ऑब्वियस बात है, बिजनेस कर रहे हैं तो एक सर्टेन टाइम के बाद चार्ज तो करेंगे, लेकिन मार्केट में अपना जगह तो बना लिया ना, झंडा गाड़ना तो झंडा गाड़ दिया, अपना एग्जिस्टेंस क्रिएट कर दिया उन्होंने। अगर ये मुकेश अंबानी नहीं होता और इतना डेंजरस विजन नहीं होता, तुमको लगता है जहां पर बिग प्लेयर होंगे उस इंडस्ट्री में कदम घुसाना भी बहुत बड़ी बात है। आपको बिजनेस वर्ल्ड में इतना अलग लेवल का पॉलिटिक्स होता ना कि अभी पढ़ोगे आप मोनोपोली मार्केट, अभी आप आएगा माइक्रो में, तो जिस मार्केट में बहुत ही हाई कंपटीशन है वहां पर इजी एंट्री नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एंटर द मार्केट। लेकिन वो बाकी लोगों के लिए, मुकेश अंबानी के लिए थोड़ी है। ठीक है, तो यही है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आप ऐसा कुछ करो जो अभी तक किसी ने नहीं किया, यू आर द फर्स्ट वन। और जो फर्स्ट मूवर होता है ना उसको बहुत एडवांटेज मिलता है। तो यहां पर देखो यही बोल रहा है ये अच्छा, ये फर्स्ट मूवर आप कब कर सकते हो? जब आपको एनवायरनमेंट का अंडरस्टैंडिंग है, आपको पता है कि लोगों को क्या चाहिए। जैसे उस टाइम पे जब जियो ने ये 4G लॉन्च किया था ना, उनको पता था, क्या पता था कि लोगों को इंटरनेट तो चाहिए, लेकिन महंगा होने की वजह से वो रिचार्ज करा नहीं पा रहे, या रिचार्ज करा भी रहे तो बचा बचा के यूज कर रहे, कम कम करके, क्योंकि महंगा है। तो एक्चुअली में लोगों का जो वांट था, जो चाहत था, वो क्या था? कॉल और एसएमएस नहीं था, क्योंकि वो तो सालों से लोग यूज कर रहे हैं। लोगों को चाहिए था इंटरनेट का मजा। ये समझना पड़ेगा, और ये वही समझ सकता है जो एनवायरनमेंट को एनालाइज करता है। मुकेश अंबानी ने किया, उनकी टीम ने किया। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को जब आप समझते हो, आपके कंज्यूमर क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या दबा दबा ख्वाहिश क्या है, सभी को चाहिए था फ्री फोकट का इंटरनेट, है ना, मस्त एकदम, और उन्होंने वही दिया, बोला ठीक है तुमको जो चाहिए वही देंगे। तो ये है मार्केट ऑब्जर्व करना। तो क्या बोल रहा, देखो, अवेयरनेस of environment helps an enterprise to take advantage of early opportunity instead of losing them to competitors। बोल रहा है कि अगर आप अपने environment से aware हो
तो आपको अर्ली अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में बहुत हेल्प होगा। इससे पहले कि आपका कॉम्पिटिटर उसको एनालाइज करे, उसको समझ जाए और उसको ग्रैब कर ले, बेटर है कि आप एक एक चीज पे ध्यान रखें, आप उसको क्या करो, एनालाइज करो। तो हमेशा ना एनवायरनमेंट के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि देखो बायजूस बहुत पुरानी कंपनी थी, एडटेक में आई थी, अपना प्रोडक्ट अपना कोर्सेज उन्होंने बनाया था, लेकिन जब कोविड का टाइम आया और पूरे कंट्री में लॉकडाउन था, स्कूल कॉलेजेस सब कुछ बंद हो गए, उस टाइम पे उन लोगों को समझ में आया कि ये दिस इज द राइट टाइम टू प्रोमोट लाइक एनीवन। उन्होंने इतना ड्रास्टिक, इतना हेवी मार्केटिंग स्टार्ट किया, ऑनलाइन ऑफलाइन, मतलब जितना वो कर सकते थे हर तरीके से। उनके कॉलर जगह जगह पे, घर घर पे फोन लगाकर बच्चों को बोल रहे थे कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपके बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकने देंगे, हमारा कंटेंट देखिए, ये देखिए, वो देखिए, पूरे तरीके से जहां देखो बायजूस। फोन उठाओ, कोई भी मतलब कुछ भी चालू करो, हर जगह पे बायजूस का ऐड दिख रहा था, टीवी से लेके रेडियो तक और मोबाइल से लेके इंटरनेट तक। और यही वो टाइम था जब सबसे ज्यादा बायजूस ने अपना पिक को अचीव किया, बहुत रेवेन्यू। तो यही होता ना, आपको मार्केट में समझना पड़ता है कि कब क्या चीज चलेगा। चेंजिंग इन्वायरमेंट में आपको अपना ऑब्जर्वेशन रखना है और अपना, बोलता ना जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मारो, वही कहानी है। For example, Maruti Udyog became the leader in small car market because it was the first to recognize the need of small car on account of rising petroleum prices and large middle class in India. आज भी इंडिया में कार के सेगमेंट में मारुति का बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। रीजन ये है कि मारुति अपने आप को एक बजट फ्रेंडली ब्रांड की तरह प्रेजेंट करती है। उनके जो कार होते हैं वो काफी बजट फ्रेंडली होते हैं, क्वालिटी होते हैं, बहुत सारे सर्विस सेंटर भी मारुति के हैं और अच्छी। बीच में तो सुजुकी के साथ उन्होंने, मारुति सुजुकी ब्रांड के बहुत सारे कार्स उन्होंने बनाए जो बहुत ही पॉपुलर हुए, काफी हिट ब्रांड्स हैं। अभी तो खैर वो लोग साथ नहीं है, मारुति अलग और सुजुकी अलग हो गए, पर स्टिल मारुति के बहुत सारे सर्विस सेंटर्स आज भी है, बहुत सारे बजट फ्रेंडली कार जो काफी हिट मॉडल है, जिसमें माइलेज, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर लोग जो है वो लोअर इनकम है, जैसा कि अभी हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, तो पेट्रोल की प्राइस लगातार बढ़ती रहती है, तो लोगों का वो फ्यूल कॉस्ट भी हो जाता है ना। तो ये सारा जो चीज़ें हैं, मारुति इस चीज़ को समझती है और इसीलिए उसने क्या किया, जब भी कोई कार बनाती है ना तो बहुत कॉस्टली नहीं बनाती है। उनका हमेशा एक रहता है कि बजट में बनाना है, इंजन इस तरीके से बनाना है कि जिसमें माइलेज ज़्यादा हो, जहां पर फ्यूल एफिशिएंट इंजन हो। फ्यूल एफिशिएंट मतलब फ्यूल कॉस्ट उसका कम हो, समझ में आ रहा है। तो इसके वजह से क्या है, इसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। अर्ली वार्निंग सिग्नल, मार्केट में जो भी चीजें होने वाली है उसका आपको पहले से सिग्नल मिल जाए, वार्निंग मिल जाए, कुछ इंडिकेटर आपको पता चल जाए, जिससे आपको कुछ हिंट मिल जाए। ये कब पॉसिबल है, जब आप ऑब्जर्वेशन बना के रखोगे। Environmental awareness serves as early warning signal. It makes the firm aware of implementing threat or crisis so that the firm can take timely actions to minimize the adverse effects if any. यानी कि अगर इन्वायरमेंट में आपको लग रहा है कि कुछ थ्रेट है, पोटेंशियल थ्रेट मतलब कुछ गड़बड़ होने वाला है, कुछ नुकसान होने वाला है, कुछ भी ऐसा है, जैसा कि बता रहे हैं, यूएस में जब ट्रंप आने वाला था ना, तो बहुत सारे लोग पहले से प्रेडिक्ट कर लिए थे कि ये आएगा तो कुछ ना कुछ इस बार कारनामा करेगा। तुम देखो जब से ट्रंप आया है पूरा स्टॉक मार्केट बहुत डाउन चल रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट में भी काफी चीजें डाउन चल रही है, मार्केट लगातार क्रैश कर रहा है, ऑल टाइम क्रैश। तुम लोग सुन रहे हो न्यूज थोड़ा, तो ये सब क्यों हो रहा है? बहुत सारे अभी ग्लोबली बहुत सारे पॉलिसीज में चेंज आ रहा है। ट्रंप आते के साथ अलग अलग तरह के अपने कंट्री के लिए और ग्लोबल लेवल पे अलग अलग पॉलिसीज बना रहा है। ये जो चीजें ग्लोबली जो पॉलिसीज बन रही है, क्या इसका सिर्फ यूएस के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है या दूसरे कंट्रीज पे भी पड़ रहा है? दूसरे कंट्रीज पे भी पड़ रहा है, दूसरे कंट्री पे भी पड़ रहा है। ये नहीं सोचना कि अरे वो तो यूएस का मैटर है, अपने को क्या करना, वहां का क्या प्रेसिडेंट है, वो क्या पॉलिसी बना। नहीं, आज हम लोग जो जिस तरह के एनवायरनमेंट में चल रहे हैं, हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ कंट्री स्पेसिफिक है, हम लोग पूरे दुनिया से कनेक्टेड है। तो एक कंट्री में कुछ भी चीजें होती है उसका असर बाकी सारे कंट्री पे भी पड़ता है। जैसे यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, मे बी वो हमारा मैटर नहीं है डायरेक्टली, पर उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी पे भी पड़ता है, दूसरे देशों के इकोनॉमी पे भी पड़ता है। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि क्या कंडीशन है और इसका क्या इंपैक्ट है। हर एक पॉलिसी, हर एक चीज का कुछ थ्रेट होता है, पोटेंशियल थ्रेट, वो आप एनालाइज तभी कर सकते हो, समझ तभी सकते हो जब आपका ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट आप टाइमली एक्शन ले सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल में यहां पर क्या बोला जा रहा है देखो तुम,
When new firms entered the mid-segment cars, Maruti Udyog increased the production of its esteem threefold. Increase in production enabled the company to make faster delivery. As a result, the company captured a substantial share of the market and became a leader in this segment. esteem एक गाड़ी होती थी, आजकल चलती नहीं है, पुरानी मॉडल है, ठीक है, पर मारुति की काफ़ी हिट मॉडल रही है मारुति esteem। तो जब स्टार्टिंग में बहुत सारे दूसरे मिड सेगमेंट कार जब मार्केट में आने लगे थे, दूसरे कंपनी ने भी जब बनाना स्टार्ट कर दिया, मीडियम बजट की कार, छोटे छोटे कार जब बनाना स्टार्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं मारुति के मार्केट पे थोड़ा उसका इम्पैक्ट पड़ा। जब ये इम्पैक्ट मारुति को पड़ा तो उसने क्या किया, उसने सबसे पहले अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया, प्रोडक्शन को काफ़ी इंक्रीज कर दिया। अब प्रोडक्शन जब आपका इंक्रीज होता है तो दो बेनिफिट मिलता है। एक तो हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे माइक्रो में, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। जब आप लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हो ना तो आपका कॉस्ट कम हो जाता है। जब आपका कॉस्ट कम हो जाता है और आप लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप अपने कस्टमर को फटाफट डिलीवरी दे पाओगे, कस्टमर का वेट टाइम कम होगा। नॉर्मली क्या होता है, अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, आपका प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी नहीं है, तो एक एक कस्टमर जब कार बुक करेंगे तो उनको डिलीवरी देने में आपको 15-20 दिन, 1 महीना लग जाएगा। लेकिन सोचो कितना अच्छा हो, आज अगर किसी को गाड़ी लेने का मन है और आज किसी ने बुक कराया और 2-4 दिन के अंदर आपने उसको डिलीवरी दे दिया, तो ये कितना अच्छा है। बहुत सारे सर्विस सेंटर्स भी मारुति ने खोले, यहाँ पर मेंशन नहीं है। मारुति के काफ़ी ज़्यादा इंडिया में सबसे वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सर्विस सेंटर्स है। आज के टाइम पे जब कोई आदमी जब गाड़ी लेता है ना तो वो ये भी देखता है कि सर्विस सेंटर्स अवेलेबल है कि नहीं, कितने सारे सर्विस सेंटर्स हैं, पार्ट्स इसके मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये सारी एक फैक्टर्स है। ऐसा नहीं कि कोई भी गाड़ी ले लेते हैं लोग, ठीक है। तो इसके वजह से भी मारुति को काफ़ी मार्केट लीडर बनने का, और इसलिए आज भी इतने साल के बाद भी आज भी मारुति का जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी हद तक बना हुआ है। इतने कॉम्पिटिटिव, आज तो और भी बहुत सारे ब्रांड्स इंडियन मार्केट में आ चुके हैं, किया है, MG हेक्टर है, बहुत सारे ब्रांड्स आ चुके हैं, लेकिन आज भी मारुति कहीं ना कहीं अपना शेयर बना के रखा हुआ है, क्योंकि काफ़ी सर्विस सेंटर है, सर्विस क्वालिटी अच्छी है, बजट फ्रेंडली कार बनाता है ना, फ्यूल एफिशिएंसी है, बहुत सारे प्रोडक्शन के वजह से कॉस्ट भी इनका लो होता है और डिलीवरी भी फास्ट है। तो ये सारी चीज़ क्या है, कहीं ना कहीं ये मार्केट के फ्यूचर को समझ के, जो बोलते हैं ना फ्यूचर में जो थ्रेट है, उस थ्रेट को पहले से समझ के ये क्या कर रहा है, फटाफट एक्शन ले रहा है। इसी को बोलते हैं अर्ली वार्निंग सिग्नल। आप देखो आपके बिजनेस में क्या गड़बड़ी होने का चांसेस है, कहाँ खतरा है, खतरा को पहले से समझ जाओ और फिर उसके अगेंस्ट में फटाफट से एक्शन लो। कस्टमर फोकस, अगर आप अपने एनवायरनमेंट से अवेयर हो तो आप कस्टमर के, देखो कस्टमर इज द किंग, अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, तो आपको देखना पड़ेगा लगातार कि आपके कस्टमर खुश तो है ना, आपके कस्टमर किसी भी कारण से डिससेटिस्फाइड तो नहीं है, कहीं आपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा तो नहीं दिया, या आपके प्राइस के वजह से लोग ऐसा तो नहीं है कि आपके कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे या जाने का सोच रहे हैं, कहीं आपका क्वालिटी आपने खराब तो नहीं कर दिया, मार्केट में ऐसा कोई चीज़ तो नहीं है जिसके वजह से आपके कस्टमर आपको छोड़ सकते हैं। तो कस्टमर के एक एक चीज को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, और ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। कस्टमर भी तो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े। तो कस्टमर इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ योर बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आप देखो कि आपके कस्टमर, क्योंकि कस्टमर ही वो पर्सन है जिससे बिजनेस को रेवेन्यू मिलता है। अगर आप कस्टमर को एनालाइज नहीं कर रहे, कस्टमर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपका जो बिजनेस ये है वो तो आपका जो बिजनेस है वो कभी भी लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर सकता, आपका रेवेन्यू हमेशा कम होगा। तो इसलिए कस्टमर फोकस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या बोल रहा है देखो, एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग मेक्स मैनेजमेंट सेंसिटिव टू द चेंजिंग नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर। वही सारा चीज है, बोल रहा है कि कंज्यूमर के जो चेंजिंग नीड्स है इसको समझने में मैनेजमेंट को हेल्प मिलता है अगर आप एनवायरमेंट से अवेयर हो। इसका एग्जांपल इसने क्या दिया, हिंदुस्तान लीवर एंड सेवरल अदर FMCG कंपनीज लॉन्च्ड स्मॉल सैशे ऑफ शैम्पू एंड अदर प्रोडक्ट रियलाइजिंग द विशेस ऑफ कस्टमर। दिस मूव हेल्प द फर्म टू इंक्रीज सेल्स। एक चीज और बताते हैं, इंडिया वो फर्स्ट कंट्री है जहां पर ये छोटे छोटे जो शैम्पू के जो पाउचेस बनते हैं, जो सैशेस बनते हैं, ये इंडिया में सबसे पहले कंपनी ने बनाना स्टार्ट किया। तो ये सारे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हुआ करते थे ना बाहर के, ये पूरे वर्ल्ड में पहले जो भी अपना शैम्पू वगैरह सेल करते थे, इनका नॉर्मली कंटेनर होता था, प्लास्टिक का बॉटल या ऐसा करके कुछ होता था। प्लास्टिक पाउच में ये लोग कभी नहीं बेचते थे। लेकिन जब इंडियन मार्केट में इन्होंने एंट्री किया बहुत पहले, तो इन्होंने देखा कि यहाँ के जो लोग हुआ करते थे पहले, बहुत साल पहले,
आज का बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो उतना सेल नहीं कर पा रहे थे। तो जो रिच क्लास लोग, पैसे वाले लोग थे, वो तो खैर खरीद रहे थे, लेकिन बहुत लोग खरीद नहीं रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि यार बिक क्यों नहीं रहा है। तो जब उन्होंने मार्केट को सर्वे किया, लोगों के बारे में समझा, कंज्यूमर और कस्टमर को जब उन्होंने एनालाइज किया कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, थोड़ा देखते हैं, पता चला कि यहाँ की जो लेडीज होती थी, ज़्यादातर जो स्पेंडिंग से वो हाउस होल्ड लेडी के हाथ में होता है, क्या खरीदना है नहीं खरीदना, घर के अंदर वो लेडीज़ देख रही है। तो वहाँ पर कुछ लेडीज़ ऐसी थी जो थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र की थी, वो लोग तो शैम्पू वैम्पू यूज़ नहीं करती थी, ये सारे जो मॉडर्न प्रोडक्ट होते थे। एक रीज़न ये था कि उन लोग हर्बल प्रोडक्ट जैसे कि रीठा, सिकाकाई, आंवला, ये सब से ना वो लोग घरेलू तरीके से वो लोग अपना हेयर वॉश करती थी। पहला नंबर चीज़, शैम्पू वगैरह बहुत लोगों को पता नहीं था। जिनको पता था, शौक था, लेकिन उनको काफ़ी महंगा लगता था कि इतना कौन खरीदेगा, तो वो लोग इसलिए नहीं खरीदते थे। तो इनको सब कुछ समझ में आया कि यार जब तक लोग एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, फील नहीं करेंगे, तब तक पता कैसे चलेगा हमारा प्रोडक्ट क्या है। एक बार के लिए फील तो कराना पड़ेगा ना। कोई चीज अगर आपने कभी कंज्यूम ही नहीं किया, आपने कभी यूज ही नहीं किया, तो वो अच्छा है बुरा है आपको कैसे पता चलेगा। एटलीस्ट आप एक बार उसे इस्तेमाल तो करके देखो। लेकिन इस्तेमाल करने के लिए भी तो अगर कोई बड़ा बॉटल है कोई, तो कोई खरीदेगा नहीं उतना पैसा लगा के। तो इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे पाउचेज में शैम्पू को डाल के सैशेज के फॉर्म में 50 पैसा, 1 रुपया ऐसा करके उन्होंने बेचना स्टार्ट किया इंडियन मार्केट में। इससे क्या है कि 1 टाइम वॉश आपका हो जाएगा। इसी हिसाब से उसमें क्वांटिटी डाला गया कि आपका 1 टाइम वॉश हो जाएगा, 10 ml, 15 ml, 20 ml, इस हिसाब से। जब इंडियन मार्केट में वो आया, लोगों ने देखा कि यार ये तो 1 रुपया का है, 50 पैसे का है, तो चलो एक बार यूज करके देखते हैं नया चीज आया है क्या है नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो पहले शैम्पू यूज नहीं करते थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम शैम्पू को यूज करना स्टार्ट किया। पहले भी शैम्पू थी लेकिन बॉटल के फॉर्म में एक्सपेंसिव थे, वो लोग नहीं खरीदे थे। जब उन्होंने यूज करना स्टार्ट किया तो अच्छा एक्सपीरियंस लगा, कह रही हाँ ये तो बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है ना, कुछ नया फील आ रहा है। और जब धीरे धीरे करके ये स्टार्ट हुआ, एक सर्टेन टाइम के बाद लोगों को अवेयरनेस भी बढ़ा, लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया, लोगों ने पसंद भी किया, और फिर धीरे धीरे करके बॉटल भी बिकना स्टार्ट हो गया। और आज भी तुम देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सैशेज खरीदते हैं। और ये कंपनी देखने में ये 50 पैसा और 1 रुपया का या 2 रुपया का पाउच लगता है, पर कंपनी के पूरे रेवेन्यू में ये काफ़ी अच्छा खासा सेल का एक पोर्शन होता है। समझ में आ रहा है? ये 1-2 रुपये वाला चीज़ जो है ना, ये देखने में काफ़ी छोटा लगता है पर इनकम बहुत अच्छा देता है। ITC कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू सिर्फ पल्स चॉकलेट से आता है, जो अपने को लगता है कि 1 रुपया का, अरे 1 रुपया का है, पर वो इतना बिकता है कि कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू देती है। तो जितने भी छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं ना, डाबर का वन ऑफ द हिट ब्रांड है हाजमोला। तो हाजमोला एक छोटा सा एक हाजमा का गोली है, लेकिन वो काफ़ी अच्छा हिट ब्रांड है। तो इस तरीके से मार्केटिंग आपको आपके कस्टमर को समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जिसने कभी हाजमोला का 1 रुपया का पाउच ही नहीं खाया, वो कभी आप हाजमोला का उसको पूरा सीसी बेचोगे वो नहीं लेगा, उसको पता ही नहीं है क्या है, कौन लेगा 100 रुपये लगा के। तो 1 रुपया वाला अगर पसंद आ रहा तो हो सकता है कभी वो 100 रुपये वाला ले लेगा। तो ये चीज़ है, कस्टमर फोकस आपको करना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है शैम्पू वाला। अच्छा, एग्जाम में जब बिजनेस एनवायरनमेंट लिखोगे ना, तो ये छोटा छोटा एग्जाम्पल तुम दे सकते हो, जो कि ये कंपनी ये बुक में भी दिया जा रहा है और ये बहुत ही रिलेवेंट है। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ना, ये पूरा प्रैक्टिकल टॉपिक है, तो इसमें ये सब दे सकते हो। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, आपको क्या करना है आने वाले समय में, फ्यूचर में, उसकी तैयारी पहले से करनी पड़ती है, रूल्स और प्लानिंग बनानी पड़ती है, इसी को स्ट्रैटेजी बोलते हैं। तो स्ट्रैटेजी आप जो बनाओगे आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, ग्रो कराने के लिए, ये स्ट्रैटेजी क्या आप अपने मन से ऐसे ही बना लोगे रैंडमली, या सोच समझ के बनाओगे? सोच समझ के बनाओगे। मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट में क्या चल सकता है, कस्टमर का क्या नीड है, क्या करे जो हमारे कॉम्पिटिटर नहीं कर रहे, कुछ अलग सा करे। समझ में आ रहा? बहुत सारे जो फैक्टर्स है ना, उन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ ऐसा प्लानिंग स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले, यानी आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ जाओ। क्या बोल रहा है यहां पर देखो, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग provides relevant information about the business environment। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग यानी आप अपने एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट को अच्छे से अगर मॉनिटर करके रखते हो, मतलब पूरा ध्यान दे रहे हो क्या चीजें चल रही है नहीं चल रही है, इससे क्या होगा, आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलेगा। किस चीज के बारे में रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलेगा? आपके बिजनेस एनवायरमेंट के बारे में। सच इंफॉर्मेशन सर्व्स द बेसिस, सच इंफॉर्मेशन सर्व्स एज द बेसिस फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। आपको आपके बिजनेस में क्या पॉलिसीज बनाने हैं, किस तरह की प्लानिंग करनी है, इसके लिए आपको जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट से ही तो मिलेगा। समझ में आ रहा है? चलो,
For example, ITC realized that there is a vast scope in the growth of travel and tourism industry in India, and the government is keen to promote this industry because of its employment potential. With the help of this knowledge, ITC planned new hotels both in India and abroad. तो ITC जो कंपनी है, इनका मेन बिजनेस क्या था मालूम है किसी को? टोबैको, ठीक है। ITC का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो ये टोबैको कंपनी है बेसिकली, और इनका जो मेन जो कोर प्रोडक्ट है, जो मेन प्रोडक्ट है वो टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, ठीक है। लेकिन विथ टाइम उन्होंने देखा कि और भी कई सारे ऐसे सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज है जहां पर काफी स्कोप है, और ITC को कहीं ना कहीं अपना पब्लिक इमेज भी काफी अच्छा कर रहा था। तो इसलिए उन्होंने अपने कोर प्रोडक्ट के अलावा भी बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट में उसने क्या किया, एंट्री लिया विथ टाइम टू टाइम। जैसे कि वन ऑफ द इंडस्ट्री, एक तो होटल इंडस्ट्री है। ITC ने बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लग्जरी होटल्स उन्होंने इंडिया के अच्छे अच्छे सिटीज़ में बनाए, कलकत्ता में भी और भी दूसरे सिटीज़ में है, और इंडिया के बाहर भी है। तो आज ITC ऐसा बिजनेस नहीं है जो सिर्फ टोबैको प्रोडक्ट में डील करता है, बल्कि होटल इंडस्ट्री में भी है, क्योंकि उसने ऑब्जर्व किया कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो टूरिज्म को प्रमोट कर रही है। भारत में बहुत सारे टूरिस्ट हर दिन आते हैं, और फॉरेनर्स लोग जो आते हैं वो उनको लग्जरी होटल्स चाहिए होता है, जो कि उनको इंडिया में मिलता नहीं। उन्हें लगता है कि इंडिया में हमारे हिसाब से रहने के लिए प्रॉपर प्लेसेस नहीं है, प्रॉपर होटल्स नहीं है जहाँ पर हमें अपने लेवल का कंफर्ट मिले। तो ITC ने बोला कि चलो इस इंडस्ट्री में हम लोग केटर करते हैं। उन्होंने 5 स्टार होटल्स बनाने स्टार्ट किए, प्रीमियम क्लास होटल्स बनाने, रूम्स बनाने स्टार्ट किए। इसी के साथ जैसे FMCG वगैरह में भी ITC ने अपना कई सारे प्रोडक्ट को लॉन्च किया, ठीक है। क्लासमेट भी एक काफ़ी फेमस ब्रांड है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ जो स्ट्रैटेजी कंपनी बनाती है, ये कैसे बनाती है, कैसे पता चलता है कि इस मार्केट में स्कोप है, अपने को यहाँ पर घुसना चाहिए? बिजनेस एनवायरनमेंट को जब आप एनालाइज करोगे तभी पता चलेगा, ठीक है। कोपिंग विद द चेंज, यानी कि इन्वायरमेंट में, बिजनेस सिनेरियो में क्या क्या चीज़ें बदल रही है, क्या क्या चेंजेस आ रही है, उस चेंजेस को अडॉप्ट करना और उसके हिसाब से अपने आप को भी चेंज करना। यू हैव टू कोप अप विद द चेंज, विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट। ये कब पॉसिबल है? अगेन जब आप अपने बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ कनेक्टेड हो, अवेयर हो। तो बिजनेस लीडर्स आर एक्सपेक्टेड टू कोप अप विद द रैपिड चेंज इन एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंज हो रही है, आपको उसके साथ कोप अप करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, आप पीछे छूट जाओगे। इन ऑर्डर टू डिसाइड द डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ चेंज change, the leaders need to understand the aspirations of people and other environmental forces through environmental scanning। वही सारी चीज कि आप environmental scanning करोगे तो मार्केट में जो भी चेंजेस है, जो भी फोर्सेस बदल रही है, आपको उसका इंफॉर्मेशन मिलेगा, आप उसको अपने बिजनेस में यूज कर सकते हो। यही सारी चीजें हैं। घुमा फिरा के कहीं ना कहीं बात वही है, आपको हेडिंग्स याद रखना अच्छे से। इसमें एग्जाम्पल क्या दे रहा है देखो तो, कंटेम्प्रेरी एनवायरमेंट रिक्वायर्स प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग एंड power to people. Therefore, business leaders are increasingly delegating authority to empower the staff and to eliminate procedural delays। बोल रहा है कि पहले के टाइम पे जो बिजनेसेस होती थी उसका नेचर अलग था, उतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर के बिजनेस नहीं हुआ करते थे, तो काम भी आराम से लोग करते थे। आज के टाइम पे बिजनेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया, क्विक डिसीजन, फास्ट डिसीजन लेने का ज़रूरत है। तो अब अगर हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोसीजरल डिले करेंगे, मतलब एक काम को करने में अगर बहुत ज़्यादा समय लगाएंगे, तो हम लोग अभी के मार्केट में compete नहीं कर पाएंगे, हमारे कॉम्पिटिटर्स हमसे आगे निकल जाएंगे। तो अभी ना बहुत फास्ट प्रोसेस, जैसे तुम देखो आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे तुम लोग एड्स देखते होगे, लोन इन 10 मिनट्स, बजाज फाइनेंस या और भी ऐसा कोई ऐसा सुने हो ऐड आता है। नॉर्मली क्या होता था पहले के टाइम पे, अगर आपको लोन चाहिए घर के लिए, बिजनेस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो दुनिया भर के डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, ये सारा चीज़ डिटेल सब सबमिट करो, वो सबको देखने वेरीफाई करने के बाद फिर आपको बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन देंगे। लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे कंपनीज और ऐसी चीज़ें आ गई है जो आपको विद इन 10 मिनट लोन सैंक्शन कर देती है। जैसे इसमें काफ़ी नाम हुआ था इस चीज़ में पेटीएम का। पेटीएम जब मार्केट में नया नया आया था, काफ़ी सारे यूजर्स हो गए थे, तो पेटीएम ने क्या किया था, अपने पेटीएम वॉलेट से लोन देना स्टार्ट किया था। मे भी तुम लोग आइडिया हो या नहीं हो, तो अगर आप पेटीएम यूजर हो तो आपको 1 लाख अप टू 1 लाख रुपीस का उसने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था। 1 लाख रुपए तक का लोन आपको 10 मिनट में मिल जाएगा। ऑनलाइन आपको आधार कार्ड और बेसिक कुछ डिटेल्स देना है, विद इन 10 मिनट्स आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आ जाएगा। तो कितना आसान कर दिया। तो ये जो प्रोसीजरल डिलेज था, जो बैंक और ये करते थे, ये फटाफट कर दिया। और आज भी ऐसे बहुत सारे ऐसे
NBFCs है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंसर्स है, जो प्रोसेस बहुत आसान कर चुके हैं। जो काम होने में पहले महीनों लगते थे, अब वो काम हफ्तों में या 1-2 दिन में हो जाता है। तो प्रोसीजरल डिले पहले की तरह अब नहीं हो रहा है। इसीलिए जो कंपनी जितना फास्ट है, जितना फास्ट एक्शन ले रही है, जितना प्रॉम्प्ट डिसीजन ले रही है, वो कंपनी उतना ज़्यादा ग्रो कर रही है। अगेन इसका एग्जांपल ब्लिंकिट वगैरह है। ये ब्लिंकिट और ये क्या है, ये वही चीज़ तो है जो हमें अपने मोहल्ले में, अपने ग्रोसरी स्टोर में अपने मिलता है, वही वेजिटेबल्स, वही सारा ग्रोसरी आइटम, ये भी तो वही चीज़ दे रहे हैं। पर आखिर इतना ज़्यादा अचानक से पिछले कुछ सालों में क्यों इतना बूम कर गया? क्योंकि फास्ट और प्रॉम्प्ट सर्विस इनका है। तो जो जितना प्रोसीजरल डिलेज देखो लास्ट में क्या बोला, ये प्रोसीजरल डिलेज का मतलब क्या होता है? कोई भी काम को करने में जो डिले होता है ना, इसको बोलते हैं प्रोसीजरल डिलेज। आज आप इमेजिन करो, आपको अगर कुछ राशन लेना है घर का, मम्मी ने आपको लिस्ट बना के दिया 4-5-6 आइटम का कि जाओ जाकर लेकर आओ। आप जाते हो अपने घर से 2-5 मिनट की दूरी पर नियर बाई ग्रोसरी स्टोर में जाते हो। जब आप जाते हो तो आप देखते हो दुकान में ऑलरेडी 2-3 कस्टमर आपके पहले से हैं, और जो एक शॉपकीपर है वो सभी के लिए सामान निकाल रहा है। तो पहले तो आपको वहां 2-5 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पहले जो कस्टमर है पहले उनको सामान देंगे। उसके बाद आपका नंबर आएगा, आप एक एक सामान बोलोगे तो वो एक एक करके बंदा निकालेगा, क्योंकि अकेला स्टोर कीपर है तो वो धीरे धीरे करके निकालेगा, बिल बनाएगा, आप पेमेंट करोगे, फिर वो आपको चेंजेस रिटर्न करेगा, फिर आप वापस लेकर आओगे। मिलजुल कर आप जितना भी आसपास में आप जाकर सामान खरीदो, 15-20 मिनट तो लगना ही लगना है। कंपनीज बोल रही है कि हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, फटाफट काम करेंगे, आपके घर तक, आपके डोर स्टेप तक हम आपको आके सप्लाई करेंगे, और आपको घर बैठे बैठे ऑर्डर करना है और सामान आपके पास आ जाएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ना मार्केट में, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। ऐसे जो भी कंपनी जो जिस चीजों में टाइम लगता था उसको जो फास्ट कर रही है, अभी बहुत सारी कंपनियां फास्ट, जैसे बैंकिंग सेक्टर, बैंक में भी अभी काफी फास्ट हो गया। बहुत सारे काम जो समय लगते थे अब बहुत फास्ट हो गया। तुम देखो पहले बैंक में पैसा डिपॉजिट करने के लिए लाइन लगाना पड़ता था, आज बहुत सारे ऐसे मशीन आ गए, आप पैसा डायरेक्ट मशीन में ही जाके जमा कर दो। विड्रॉ करने के लिए लाइन लगाना पड़ता था, एटीएम है वहां से आप विड्रॉ कर लो। पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए यूपीआई और दुनिया भर की नेट बैंकिंग चीजें। तो अब वो प्रोसीजरल डिलेज नहीं है। पहले बैंक में घंटों घंटों लाइन लगा करते थे, अब वो सारा प्रोसेस कितना आसान हो गया, आराम से फोन से, कंप्यूटर से सारा पेमेंट हो सकता है, कलेक्शन हो सकता है। ये सारा प्रोसीजरल डिलेज को एलिमिनेट करने का ही तो टूल है। तो अब जब भी आप बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज करोगे तो आप देखोगे आप क्विक प्रॉम्प्ट डिसीजन ले पाओगे। प्रोसीजरल डिलेज को आप क्या करोगे, आप एलिमिनेट करोगे। इससे आपका क्या होगा, बिजनेस लॉन्ग रन में बहुत अच्छा सर्वाइव करेगा। ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये हम लोग पढ़ रहे थे बेनिफिट। किस चीज का बेनिफिट? बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करते हो, बिजनेस एनवायरनमेंट में होने वाले जो भी चेंजेस है अगर आप उनके ऊपर ध्यान रखते हो तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो वापस से एक बार हेडिंग देख लेते हैं, सम ऑफ द डायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हैं तो उससे क्या क्या बेनिफिट होंगे? पहला, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा, अर्ली वार्निंग सिग्नल मिलेगा, कस्टमर फोकस आपको करना है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन करने के लिए आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलेगा, और आप एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को कोप अप कर पाओगे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके बाद भी कुछ 1-2 पॉइंट दिया गया है। ये जो 1-2 पॉइंट है ये भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मिनिमम 5-6 पॉइंट काफी है। पब्लिक इमेज, आप जितना अच्छा अपने एनवायरनमेंट को समझोगे उसके हिसाब से बेटर डिसीजन लोगे, पब्लिक अपने कस्टमर को सर्व करोगे, लोगों के नज़र में आपका इमेज अच्छा बनेगा। ये भी एक रीज़न था आईटीसी, एफएमसीजी और अदर इंडस्ट्री में उन्होंने गया, क्योंकि आईटीसी का ब्रांड इमेज थोड़ा सा खराब हो गया था एक टाइम पे। तो उन्होंने अपनी इमेज को क्लीन करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये सारा चीज़ उन्होंने अडॉप्ट किया। क्लासमेट निकाला, क्लासमेट में भी उसने स्लोगन दिया कि एकदम गो ग्रीन, हम लोग एकदम इको फ्रेंडली बुक कॉपी बनाते हैं। मतलब वो दिखा रहे कि नहीं हम लोग एकदम, क्योंकि उनका जो दूसरा बिजनेस है वो तो डैमेज करने वाला बिजनेस है ना, टोबैको का बिजनेस है, तो लोगों का हेल्थ को डैमेज कर रहा है, लोगों को बीमार करके वो अपना इनकम अर्न कर रहा है ना। तो उनको तो एक तरफ हम गंदगी फैला रहे हैं तो दूसरा तरफ तो मेरे को सफाई करना होगा ना, कुछ तो दिखाना होगा कि हम अच्छे। तो यही होता है बिजनेस में, ऐसा ही होता है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं पब्लिक इमेज को भी क्लीन करने के लिए किया। तुम लोगों नेता लोग क्या करते हैं, नेता लोग जो होते हैं बदमाश, ठीक है, बदमाशी करते हैं अपना फायदे के लिए, कहीं ना कहीं करप्शन करते हैं। लेकिन जब उनको लगता है कि अब मेरा बदनामी ज़्यादा हो रहा है, लोग मेरे को पकड़ लिए कि हम करप्ट है, ठीक है, तो अब अपना इमेज क्लीन करने के लिए क्या करेंगे, वो कहीं जाके थोड़ा डोनेशन दे देंगे, गरीब वरीब के झोपड़ी उपड़ी में चले जाएंगे, थोड़ा सा 2-4 आदमी के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, कितना डाउन टू अर्थ अपने आप को हम्बल दिखाएंगे। क्योंकि अब थोड़ा तो उनको अपना इमेज क्लीन करना पड़ेगा ना, गंदगी तो हो गया, तो अब लोगों को लगता है हाँ कितना अच्छा है, कितना अच्छा, देखो गरीब के साथ बैठ रहा है। समझा? ये है। चलो एनीवेज, कंटिन्यूस लर्निंग, जब आप अपने एनवायरनमेंट को रेगुलरली एनालाइज करते हो, स्टडी करते हो,
तो हर समय चीज़ें इन्वायरमेंट में बदल रही होती है। बिजनेस इन्वायरमेंट हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, ये एक डायनेमिक नेचर का इन्वायरमेंट है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक है, बहुत सारे फैक्टर्स लगातार बदलते हैं। जब आप उन चीज़ों को लगातार ऑब्जर्व करते हो तो आप हर बार कुछ नया सीखते रहते हो, और जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्व करोगे, सीखोगे, आप अपने बिजनेस में उसी हिसाब से डिसीजन लोगे, पॉलिसी बनाओगे, और इसका फायदा आपको मिलेगा। ये दो आप इसी तरीके से खुद से पढ़ लो। इसके बाद का जो टॉपिक है ये हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे। ये अपने को पढ़ना है क्या, डायमेंशंस क्या है, जो कि बहुत ही सिंपल है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनल फैक्टर, ये सारा चीज। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे लास्ट में जो है वो है, कहाँ गया आपका लास्ट वाला आइटम, आजा भाई, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, किधर, ये वाला स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, इस चैप्टर में से ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी जितना कुछ पढ़ा ना, अब उसी चीज़ों को आगे और एक्सप्लेन करके पॉइंटर फॉर्म में दिया गया। जैसे आगे हम लोग देखेंगे मैक्रो फैक्टर्स, ये सारे देखो दिखा रहे हैं यहाँ पर, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, ये सारा दिया हुआ है ना। कितने तरह के फैक्टर्स होते हैं, कितने तरह के एनवायरनमेंट होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो मतलब जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा। अब क्योंकि ये बुक है तो ऑथर लोग को तो लिखना है, तो काफ़ी डिटेल में इसने लिखा है, पर अब हम लोगों का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो था वही है, इसी को इन्होंने एग्जैजरेट करके दिया हुआ है। तो देख के ना कभी कभी कोई चीज़ बहुत बड़ा लगता है, देख के डरने घबराने का नहीं है। याद रखना चीज़ वही है, अलग अलग तरीके से वो लिखा हुआ है, अपने को बस हेडिंग्स याद रखना है, कीवर्ड्स और जो की टर्म्स है उसको अंडरलाइन करना है, और मल्टीपल टाइम जब रिविजन करेंगे तो हर पेज, हर लाइन को अपने को बार बार रीडिंग करने का जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग बना रहेगा, हेडिंग याद रहेगा, ओन वर्ड्स में बना के लिख देना है। एग्जाम में नंबर्स आएंगे, कॉमर्स में 100 आउट ऑफ 100 भी आते हैं आज के टाइम पे, पहले नहीं आते थे पर आते हैं, पिछले कुछ साल में आ रहे हैं। ठीक है, और एक चीज बता दें, आईसी बोर्ड अभी नंबर अच्छे दे रहा है। ठीक है, सीबीएसई के कंपैरिजन में अभी आईसी में इनफैक्ट ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। सिलेबस तो खैर बड़ा है, स्टैंडर्ड है, सिलेबस नहीं बोलेंगे कि इजी है आईसी का, पर मार्क्स का जो पैटर्न अभी तक का देखा जा रहा है वो काफ़ी बढ़िया है। तो अगर कोई स्टूडेंट थोड़ा भी मेहनत करता है ना, तो मैं बोर्ड के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो। 75 मतलब 70s में लाना तो इट्स अ वेरी मच ईजी। थोड़ा भी आपका सिंसियर डेडिकेशन एफर्ट है तो 70s में तो कोई एवरेज बच्चा भी ला सकता है, और थोड़ा अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ते हो तो 80-85, और अगर हार्डवर्क देते हो तो 90s में ज़रूर आ जाओगे। और अभी मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट 95, 96, 98, इवन 100 भी ला रहे हैं। अकाउंट्स में तो टू बी ऑनेस्ट अभी तक मेरे कोई स्टूडेंट ने 100 नहीं लाया, 100 नहीं लाया अभी तक। 98 इज़ द हाईएस्ट मार्क्स जो अभी तक गया है। ठीक है, लेकिन हाँ कॉमर्स में और बाकी सब्जेक्ट्स में 100 मेरे भी 1-2 स्टूडेंट लाए हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि देखो, जब कोई भी बच्चा ला रहा है, मैटर नहीं करता वो मेरा स्टूडेंट हो या किसी का भी स्टूडेंट हो, अगर बच्चे ला रहे हैं इसका मतलब बोर्ड में मिल रहा है, दे रहा है देने वाला है ना। कोई भी ला रहा है, कहीं का भी बच्चा हो, कोई भी स्टूडेंट हो, अगर ला रहा है ना तो इसका मतलब बोर्ड अब दे रहा है मार्क्स। अगर नहीं देता तो मुश्किल था, क्योंकि आज से बहुत साल पहले नहीं सुनते थे 98, जो टॉपर्स होते थे बोर्ड के उसका भी 98, 97, 98, 99 तक जाता था, 100 पहले नहीं सुनते थे, पर अभी कुछ सालों से सुनने में आ रहा है। तो ये एक अच्छा सिग्नल है, बोर्ड अभी मार्क्स दे रहा है। अभी भी बहुत सारे स्ट्रेट क्वेश्चंस आईसी में आते हैं, तो अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हो, थोड़ा सा मन लगा के पढ़ते हो, हेडिंग्स और ये सबको, और रेगुलर स्टडी, मेन चीज़ क्या है ना, पढ़ाई के साथ साथ रेगुलर रिवीजन। तो अगर आप रेगुलर रिवीजन सब कुछ करना, बिलीव मी बहुत अच्छा नंबर आएगा। आईसी में तो बहुत ही अच्छा नंबर आने का चांसेस है। अभी बोर्ड एग्जाम्स में टीचर अच्छे नंबर देते हैं। ठीक है, तो चलो अभी के क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो लेक्चर वालों क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे जो भी कहानी सुने आज। चलो बाय बाय, टेक केयर।